जय जिनेन्द्र। पिछले क्लास का कोई प्रश्न है? पिछले क्लास का कोई प्रश्न है? चलो आगे शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने 12 द्वीप, 12 नदी और उसके 12 द्वीप जो बिल्कुल पर्वत के नजदीक है, 6 नदी और 6 द्वीप निषद पर्वत से आ रहे हैं, उसके नजदीक से, और 6 नदी और 6 पर्वत अंतर नदियां कहाँ से आ रही है? तो नीलवान पर्वत के पास से आ रही है। पर्वत में से नहीं आ रही है, लेकिन उसके बराबर पर्वत के बिल्कुल नीचे के भाग में वहां पे जो सरोवर है, द्रह है, उसके अंदर से ये नदियां निकल रही है। पिक्चर में आपने देखा था, आज फिर से याद कर लो, देख लीजिए। ये रहा, ये 3 नदी और उसके मुख में, ये सरोवर के मुख आपको बराबर ये ब्लू रंग में दिख रहा है। तीनों नदी, तीनों द्रह, इस तरफ 3, बिल्कुल इस तरफ ये निषद पर्वत, वो नीलवान था, ये निषद है। यहाँ पे ये 3, ये पूर्व में, अब पश्चिम में भी ऐसे 3 और मिलेंगे। सॉरी, उत्तर में, अब ये दक्षिण में मिलेंगे। ये उत्तर दक्षिण है, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, सामने की तरफ। ऐसे आपको 6 नदी निषद में से और 6 नीलवान में से, 12 अंतर नदियां जो उसके द्रह में से बाहर आ रही है, वो आपने देखा। कल नदियों के नाम भी जाने थे। 12 अंतर नदी, 12 द्वीप जो 16 योजन लंबे चौड़े। ये जो द्वीप है वो बहुत छोटे हैं, 16 योजन कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा सा, जो आप 2000 या 4000 का जो द्रह देखा था ना, उस हिसाब से ये छोटा है, इसलिए उसको द्वीप बोला है। छोटा सा द्रह, बहुत। 12 योजन कुछ नहीं, 12 योजन 16 योजन कुछ नहीं है, वो लंबे चौड़े 16, उसका घेराव 40 योजन से थोड़ा ज्यादा बस। ये सभी द्वीप जल से 2 कोस ऊपर, और उसमें भी पद्म और वेदिका और बगीचा तो उसमें भी है, बराबर। तो जैसे आप वो रानी वाव और ये सब, राण की वाव और सब देखने जाओगे ना, बिल्कुल ऐसे छोटा सा वाव आपको ये मिलेगा। ये प्रत्येक द्वीप के मध्य विभाग में उस नदी के नाम वाली, वहां रहने वाली देवी मिलेगी। देवी, वो जो नदी है उसी के नाम वाली एक एक देवी, मतलब अंतर नदी है, वो नदी का नाम है उन्मत्ता, तो उन्मत्ता देवी। मत्ता नदी तो मत्ता देवी, आपको उसी के नाम वाली देवी। और वो देवी का भवन, उत्तम भवन, उसके योग्य यहाँ आपको भवन मिलेगा, 2 भवन मिलेगा, एक एक ऐसे 2 भवन मिलेगा। तो वही दोनों भवन में आपको वहां पे ही प्रत्येक भवन में आधा कोस चौड़ी, 1 कोस लंबी और उतनी ही ऊंची देवी के योग्य मनोहर शैया मिलेगी। शैया, मनोहर शैया, क्योंकि देवता हमेशा शैया में ही उत्पन्न होते हैं, तो वो यही महल में, उसकी शैया में उत्पन्न होते हैं। ग्राहवती आदि ये सर्व नदियां 125 योजन चौड़ी है, और सरोवर में से निकल के सीता सीतोदा में मिलने तक ये सब की गहराई सर्वत्र समान 2.25 योजन की है। चलो अब आगे जाएंगे। अब यहाँ कुछ और बताया है, बरमूडा ट्रायंगल के मामले में लिखा है, मैं उसको पढ़ती हूँ। वो जगह कहाँ है, कैसे है, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी आप ये जानो कि ये बरमूडा ट्रायंगल है क्या। ठीक है, तो ये जो बरमूडा ट्रायंगल की बात है, वो उत्तरी अमेरिका से लगभग 2500 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है। ये त्रिकोण विश्व के वैज्ञानिकों के लिए सरदर्द है, समस्या है, क्योंकि ये त्रिकोण में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको आज तक साइंस ढूंढ नहीं पाया। क्या नहीं ढूंढ पाया वो भी जानिए। 18वीं सदी में से लेकर आज तक
18वीं सदी से लेकर 1800 साल, मतलब 200 साल हो गए। 200 साल से पहले वहां कोई इतना अवर जवर थी नहीं, इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा था। लेकिन पिछले 200 साल से ये त्रिकोण ने इसके क्षेत्रों में आने वाले 1000 से ज्यादा मनुष्य और 100 से ज्यादा विमान और सैकड़ों सैकड़ों जहाजों स्टीमरों को गायब कर दिया है, अदृश्य हो जाती है। यहाँ आते ही वो सारी चीज अदृश्य हो जाती है। 541 फुट लंबी और 13,000 टन वजन वाली, बड़ी कितनी बड़ी समझ सकते हो आप, 541 150 फुट लंबी और 13,000 टन वजन वाली नॉर्वेजरी अंट स्टीमर तथा अनवेजर ऐसे विशाल विमानों को भी खींच के वो अपने अंदर उतार देती है, अपने पेट में उतार लेता है। ये ट्रायंगल ये सबको खींच के, अब जैसे खाना खा लेते हैं ना हम, उठा के खाना तोड़ के अपने पेट में उतार लेते हैं, ऐसे ही ये ट्रायंगल ने ऐसे बड़े बड़े विशाल विमानों को अपना ग्रास बनाया है, खा लिया है उसको। पुराने जहाजी लोग इस स्थल को भूतिया सागर कहते हैं। ये सागर का नाम ही भूतिया सागर। ये लोग मानते हैं यहाँ कोई भूत है जो सब चीज को खा रहा है। इस बरमुडा त्रिकोण का रहस्य अभी तक नहीं मिला है। अत्यंत आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित विमानों तथा जहाजों के इस क्षेत्र में पहुंचते ही यंत्र अचानक बंद हो जाते और संपर्क टूट जाता है। होता क्या है पता है, इसके आसपास अगर कोई जहाज पहुंच जाए ना, जैसे ही वो सारा अपना जो कनेक्शन है उसको ब्रेक हो जाता है। उन लोगों की जो बातचीत चल रही है, जो कनेक्शन है, जो रडार है, जो दिशा सूचक बता रहा है, जो आगे आगे बढ़ रहा है, वो सारा ब्रेक हो जाता है, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो रास्ते से उनको जाना है, वो जो सीधे सीधे रास्ते से जा रहे हैं, वो सारा रास्ता भटक जाएंगे और कोई अदृश्य शक्ति उनको खींचती है। वो अपने आप को दूसरी ओर घुमाना चाहे ना तब भी नहीं घुमा सकते। वो अपने आप को कोई और दूसरी ओर घुमाना चाहे ना अपने विमान को, तब भी वो नहीं घुमा सकते। ऐसी हालत हो जाती, उनका संपर्क टूट जाता है। इन जहाजों एवं विमानों का कोई भी भाग अथवा तेल आदि की एक बूंद का भी पता नहीं मिल पाता। होता क्या है पता है, अगर ये जहाज अदृश्य हो गया, उसने जाते जाते अपने लास्ट रडार में जो मैसेज दिया, वो मैसेज तो दे सकते हैं, जैसे ही उनका डाइवर्जन शुरू हो जाए ना, तब तक तो उनका रडार चालू है, वो वहां मैसेज दे देते हैं हमारे साथ कुछ अनघटित हो रहा है, हम कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं हमें नहीं पता चलता। इतना वो वहां मैसेज दे देंगे, वहां से दूसरी टीम उनको ढूंढने निकलेगी, तब तक ये खो जाते हैं, फिर संपर्क टूट जाता है। टूटने के बाद जो टीम यहाँ आती है उनको ढूंढने के लिए, वो भी खो जाती। यहाँ ऐसा हुआ है कि जो टीम उनको ढूंढने के लिए आई है बरमुडा ट्रायंगल में खोए हुए जहाजों को और विमानों को ढूंढने के लिए, जो टीम यहाँ आती है ना, वो टीम भी इसी तरह से ट्रायंगल के अंदर खींच जाती है। उनका भी कोई अता पता नहीं रहता है। इन जहाजों एवं विमानों का भी कोई भी भाग अथवा तेलादी एक बूंद भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि चलो कहीं टकराया है, टूटा है और संपर्क टूटा है। ऐसा अगर हो ना कि चलो भाई विमान कहीं टकराया है तो उसके जो बाकी के जो टुकड़े हो या जो अस्त व्यस्त हो सामान मिले, ऐसा कुछ नहीं मिलता। अगर कोई फ्लाइट क्रैश हो जाए तो वो जल गया है तो उसको उसका जो खास एक बॉक्स होता है, उसमें मैसेज बॉक्स, कंप्यूटर बॉक्स, उसमें लास्ट क्या हुआ क्या नहीं वो सारी चीज मिलती है। यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। पूरा का पूरा विमान कहाँ अदृश्य हो गया मालूम नहीं पड़ता, इसलिए इसको भूतिया जहाज बोला है। आगे जाएंगे, यात्रियों की लाशों या सामग्री भी नहीं मिलती। यात्रियों की, जैसे कि ये जो जैसे ये हुआ था ना टाइटैनिक, कितने लोग कहाँ अंदर ही उतर गए, कोई बाहर निकल ही नहीं पाया। टाइटैनिक का भी वही हुआ था। तो ये ऐसे इस विषय के ऊपर, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट के ऊपर अमेरिका में बड़ी बड़ी पुस्तकें छपी है, क्योंकि जहां ये ज्यादा होगा वहां तो उसके मामले में पिक्चर भी आएंगे और बड़ी बड़ी पुस्तकें भी छपेंगी।
किंतु विद्वानों और वैज्ञानिकों को अभी तक इस त्रिकोण का रहस्य नहीं मिल पाया है। सबके लिए ये रहस्य है, जबकि अमेरिकन वैज्ञानिक बर्मुडा त्रिकोण को भी पार नहीं कर सकते हैं। तो पृथ्वी गोल है, क्या उसकी चारों ओर प्रदक्षिणा की जा चुकी है? ये बात को हमें नहीं स्वीकार कर सकते हम। कोई जहां कोई अदृश्य शक्ति सबको खींच लेती हो, जहां जाकर कोई वापस नहीं आया हो, वहां पृथ्वी के संबंधी दिया गया जजमेंट कितना उचित है, ये बात पढ़ने वाला खुद ही समझ सकता है। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। ये किताब में ये एक ही चीज के लिए लिखा है, लेकिन आपको यहाँ एक और बात को भी समझना है। वो समझना ये है कि जिस तरह से ये बर्मुडा ट्रायंगल है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे उल्टी तरफ, मतलब ये अमेरिका के तरफ है, अमेरिका और कनाडा के पहले है ये, अमेरिका और जो यूरोप है उसके बीच में आ रहा है ये न्यूयॉर्क सिटी। बर्मुडा क्रॉस करोगे तो न्यूयॉर्क सिटी आएगा, न्यूयॉर्क पोर्ट आएगा। ये उससे पहले आप लंदन पोर्ट छोड़ोगे और उस तरफ अमेरिका का पोर्ट आएगा, न्यूयॉर्क का, उसके बीच में ये बर्मुडा। बिल्कुल इसी तरह से जापान में भी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसको ड्रैगन ट्रायंगल बोला है। समझे आप? ड्रैगन ट्रायंगल, उसका नाम है ड्रैगन ट्रायंगल, क्योंकि वहां भी ड्रैगन को वो लोग ऐसा देव मानते हैं जो अजगर जैसा है और सारी चीजों को वो निगल लेता है। वहां वो लोग ड्रैगन को ही देव मानते हैं, आपको पता होगा। तो ये ड्रैगन ट्रायंगल जो वहां पे है, जो जापान में है, उस ट्रायंगल की अगर आप बात जानो या समझो तो आपको ये भी मालूम पड़े कि ये ट्रायंगल भी बिल्कुल बर्मुडा ट्रायंगल की तरह हर एक चीज को अपने अंदर खींच लेता है, बिल्कुल बर्मुडा की तरह ही। इसके जो जरूरी पेज है, जो आपको गूगल पे डिटेल मिलेगी, पिक्चर मिलेगा, वो सब मैं आज आपको हमारे आईडी पे रखूंगी। उसके सारे पिक्चर्स और वो सारी जो भी मिलेगा वो लेकर मैं आज आप हमारी आईडी पे रखूंगी, ताकि आपको मालूम पड़े कि ये बर्मुडा ट्रायंगल और ये ड्रैगन ट्रायंगल जो आज भी मौजूद है, उसका संबंध हमारे जम्बू द्वीप के कौन से एरिया से और कैसे जा रहा है, इसको भी हम जानेंगे। क्योंकि जम्बू द्वीप में जो दो गुफा बताई है वेताड़े पर्वत के अंदर, गंगा नदी के ऊपर और सिंधु नदी के ऊपर, उसके बराबर कनेक्शन से दो गुफा आएगी, आपको पढ़ने में आएगी आगे। गुफा का नाम है कृतमाल गुफा और तमिस्त्रा गुफा। और ये दोनों गुफा ये कोने से, मतलब यहाँ से गंगा सिंधु, मतलब हमारे ही जो बीच का जो पूरा एशिया का जो प्रदेश है, वहां से ये एंट्रेंस होता है और पीछे यूरोप और चाइना में उसका बाहर निकलने का दरवाजा होता है। ये गुफा में एक ऐसी दो नदियां हैं जो बराबर गुफा ऐसे जा रही है, हमारे देश से वो चाइना की तरफ गुफा ऐसे है लंबी, टनल जैसे आपको टनल मालूम है, आज आप टनल जानते हो, ट्रेन निकल के ये पर्वत के ये एंड से वो एंड तक आप बिल्कुल टनल जैसी ही ये गुफा है। अब वो टनल में जैसे ट्रेन निकलती है, बिल्कुल ये यहाँ पे दो ऐसी गुफा ऐसे लंबी है, तो दो नदी ऐसे आड़ी बह रही है, ऐसे और ऐसे। एक गुफा में दो नदी, दूसरी गुफा में दो नदी। एक गुफा है इस तरफ सिंधु नदी, मतलब जो हमारा जो अफ्रीका और जो एशिया ऊपर जो यूरोप है बराबर उसके बीच में ही आएगा, और दूसरी है गंगा के तरफ, तो वो जापान, ऊपर जापान और यहाँ नीचे हमारा नेपाल और गंगा का प्रदेश, गंगा तट, यहाँ पे ही आएगा। अब अगर आप ये यहाँ एंट्री ले रहे हो, तो एंट्री लेने के बाद दो नदी ऐसे दोनों में, एक इस तरफ और एक इस तरफ, मतलब दो उमगना दो निमग्ना नदी, समझ में आ रहा है? इस तरफ भी एक उमगना निमग्ना, इस तरफ भी एक उमगना नहीं, और दोनों ऐसे आड़ी निकलेगी, आड़ी बहेगी, ऐसे आड़ी, ये कोने से ये कोने तक नदी ऐसे बह रही है, पूर्व से पश्चिम, ये कोने से ये कोने तक। एक गुफा में ये पहले उमगना फिर निमग्ना, इस तरफ भी ऐसे दो, पहले उमगना फिर निमग्ना। और जो आप टनल है वो बिल्कुल ऐसे लंबी, उसमें ऐसे दो नदी ऐसे है। अब जो चक्रवर्ती जब ये जीतने जाते हैं 6 खंड, तब वो यही नदी के ऊपर से ब्रिज बनाते, ब्रिज बना के क्रॉस करते,
ब्रिज बना के ये कोने से वो कोने तक वो ब्रिज से क्रॉसिंग करते हैं। अब आपको ये समझना है कि ऐसी नदी हो और वो जो चक्रवर्ती का चक्ररत्न ऐसे ब्रिज बनाता और पूरा सैन्य ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ आपको समझना है कि ब्रिज से सैन्य उतर गया, लेकिन कोई ऊपर से उड़ के जा रहा है तो उसको वो नीचे खींच लेता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? लेकिन आप ब्रिज से यहां से लेके वो सामने आपको उतरना है, ब्रिज यहां जुड़ा हुआ है और वहां आप उतर रहे हो, तो ये जरूर हो सकता है क्योंकि आप ब्रिज से जा रहे हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण कनेक्शन टूट जाएगा। उसका जो नीचे खींचने का है वो ब्रिज को नहीं खींचेगा। ब्रिज यहां से यहां जुड़ा हुआ है और ब्रिज बना कौन रहा है? चक्रवर्ती के चक्ररत्न। ब्रिज बनाया किसने? चक्ररत्न ने। तो वो यहां से यहां क्रॉस कर लेंगे और वापस भी आ जाएंगे जीतने के बाद। लेकिन इसके अलावा और कोई भी वहां से उड़ के भी गया, ब्रिज नहीं है, उड़ के भी गया, वो ब्रिज फिर फिनिश हो जाता है। एक चक्रवर्ती जाएगा, जीत के आ जाएगा, तो सारी, जैसे हम बोलते हैं ना, अब भी ब्रिज सारा फिनिश। वो चक्ररत्न देवों का काम है, वो उसको वापस नॉर्मल कर लेते हैं। तो दो उमग्ना निमग्ना, पहले उसके गुण सुनिए। उमग्ना नदी का ये गुण है कि अंदर कोई भी चीज आप गिराओगे तो वो पूरा बाहर फेंक देगा, कोई भी चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करती है वो नदी। और दूसरी है निमग्ना नदी, तो उसमें अगर कोई भी चीज डालोगे तो वो पूरा नीचे जमीन में खींच के ले जाएगी। वो चीज कहाँ गई आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। फिर से बोल रही हूं, निमग्ना नदी सारी चीजों को अपने अंदर खींच के ले लेती है और उमग्ना नदी के अंदर कुछ भी डालो तो वो चीज बाहर आ जाती। तो ऐसी दो नदियां ये दोनों एरिया में है। और आप ये देखोगे तो ये जो बर्मुडा ट्रायंगल और जो ड्रैगन ट्रायंगल बिल्कुल उसी मुद्दे पे है, उसी जगह पे। और ऐसे देखोगे डिग्री करे तो बराबर एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, एक ही डिग्री पे, एक ही लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे। उसका भी मैं फोटो भेजूंगी आपको। आज मैं आपको ये सारे पिक्चर भेजूंगी जो बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल जो आज है, उसको हम कृतमाल गुफा और तमिसरा गुफा के नाम से उसको जाहिर कर पाएंगे। तो ये जो तमिसरा गुफा है, ये जो कृतमाल गुफा है, ये गुफा आज कहाँ आई हुई है? तो वो है एक बर्मुडा ट्रायंगल, दूसरा है गुफा के अंदर जो उमग्ना नदी, निमग्ना नदी है वो। उमग्ना नदी तो सारी नदी हर चीज को बाहर फेंक देगी, लेकिन निमग्ना नदी ऐसी है कि उसमें डाली हुई चीज कहाँ नीचे पाताल में उतर जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे ये पूरे जो जम्बूद्वीप की पृथ्वी के नीचे अवकाशांतर है, उसके बाद रत्नप्रभा नारकी है। देखो बहुत समझने की बात है, ये बहुत महत्व की बात। हमारे जो जम्बूद्वीप मध्य में खड़ा है वो मेरू पर्वत के नीचे खड़ा है। मेरू पर्वत के नीचे 1000 योजन तक वो ऊंडाई है, लेकिन भरत के नीचे सिर्फ 500 से 5 योजन से ज्यादा ऊंडाई नहीं है। भरत योजन में 6.25 योजन का ही वैताढ़ पर्वत का उद्वेद है। उसके बाद सीधा रत्नप्रभा नारकी का अवकाश अंतर शुरू हो जाता है। समझ में आया? जो हमने जम्बूद्वीप को ढलान वाला देखा था ना, भरत में तो बिल्कुल 5 योजन ही अंदर से गड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर 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 चढ़ते चढ़ते वो बराबर मेरू की तरफ 1000 योजन ऊंचा हो गया। वहां तक वो 1000 योजन ऊंचा हो गया। हेलो, ये जो बराबर मध्य में से जो जम्बू ऊपर चढ़ा है, दोनों कोने में 5-5 योजन ही गड़ा हुआ है, बीच में 1000, लेकिन दो कोने में सिर्फ 5-5 योजन। बराबर ऊपर ऊपर तक 1000 जाएगा, ऐसे उल्टा हुआ रखा अपने छतरी की तरह, और बराबर नीचे 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 5 योजन बराबर मेरू पर्वत के पास वो जमीन में गड़ा हुआ मिले। अब ये जो स्थिति है आपको बहुत इजी हो जाएगा कि भरत क्षेत्र के नीचे 6 योजन 7-8 योजन के अंदर अंदर ही, हाँ ये कह सकते हैं, अगर अमेरिका और ये देखोगे तो आप 6.25 योजन, उससे ज्यादा नहीं, 6.25 योजन नीचे ही रत्नप्रभा नारकी का अवकाश अंतर शुरू हो जाता है। ये हमारा शास्त्र पाठ है।
भरत क्षेत्र में जो गंगा सिंधु है, जो कृतमाल गुफा है, जो तमिश्रा गुफा है, बराबर उसके नीचे 6.25 योजन छोड़ के ही रत्नप्रभा नारकी का अवकाश अंतर शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो चीज खींच के जा रही है ना, वो वही अवकाश अंतर के अंदर गल जाएगी। उस चीज को आप ढूंढ नहीं पाओगे, वो अपने आप बाहर नहीं निकल पाएगी। ये जा रही है निमग्ना नदी में, समझ में आ रही है मेरी बात? ये जा रही है निमग्ना नदी में। निमग्ना 2 नदी है, तो वो 2 नदी आपको दोनों ट्रायंगल मिल रहा है, वो भी एक ही लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे। जिस तरह से निमग्ना नदी मिल रही है, उसी तरह से दोनों एक ही लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में। आज आपको सबको फोटो भेजूंगी, आईडी में रखूंगी, आप जरूर देखिएगा। गूगल से लिया हुआ फोटो भेजूंगी, आप जरूर देखिए। वो दोनों एक ही लाइन में और बराबर गंगा सिंधु का जो पट्टा आ रहा है ना, उसी कोने में। उसके बाद तो हमें मानना ही पड़ेगा कि ये भगवान कह गए यही भरत क्षेत्र है। आपको अगर ऐसे 2 निमग्ना नदी मिल जाए तो उससे बड़ा आपको क्या चाहिए? और निमग्ना नदी है तो कहीं ना कहीं होनी ही चाहिए, आपको दिखनी ही चाहिए। वैताडे गुफा का कभी नाश नहीं होना है, शाश्वत है, लेकिन रहने वाली जरूर है। जब उसके बाद का जब उत्सर पिणी शुरू होगा, अभी अवसर पिणी चल रहा है, जैसे उत्सर पिणी शुरू होगा, जैसे ही पहले चक्रवर्ती होंगे, उसको तो ये सारा गुफा में से अंदर से प्रवेश करके 6 खंड को जीतना ही जीतना है। तो वो भी उमग्ना निमग्ना के ऊपर से ही जाएगा। तो वो उमग्ना निमग्ना आज नहीं हो तब आ जाए, आज नहीं हो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो गलत बात। अगर आप आज मानो कि ये नहीं है और बाद में अपने आप आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं। जो चीज उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में भी रहने वाली हो, दोनों में रहने वाली हो, वो किसी भी काल में उस क्षेत्र में मिलेगी और मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो बराबर इस तरह से हमें उमग्ना निमग्ना नदी के दोनों के नदी के पट को समझना है। और ये सारी चीज जो अंदर खींच लेती है ना, सारी चीज अंदर खींच लेती है। जहाज के जहाज, बड़े बड़े जहाज, छोटे नहीं बड़े बड़े जहाज, सबको वो अपने अंदर खींच लेता है। वो नदी का पावर है। कोई जगह पे उसका पावर ज्यादा मिलेगा, कोई जगह पे कम मिलेगा। जो जगह वो अदृश्य हो जाता है, जहां से आप एंट्री लेते हो, आपका डायरेक्शन गुम हो जाता है, आपका कनेक्शन टूट जाएगा। तो कुछ समय तक तो वो जाएगा ही सीधा, जो कोशिश होती है बचने की वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद वापस डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो। तब समझ रहे हैं कि अब वो बराबर पीक सेंटर पे पहुंच चुका है। वो जहाज अब पीक सेंटर पे पहुंच चुका है। अब वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ये हो गया कि जब पहले उसका डायरेक्शन खत्म हुआ, तब वो ऐसी जगह पे था जहां पे खींचाव कम था, और जैसे ही वो आगे आगे खींचता गया, अब वो वहां से वापस नहीं आ सकता। एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक और एग्जाम्पल, ऐसे ही एक एरोप्लेन जो यहां से बच के निकल पाया है, ऊपर से उड़ा था, एक ही फ्लाइट ऐसी बची है, 1000 में से 999 अंदर उतर गई, बचने वाली एक ही फ्लाइट थी। उसने वहां से बाहर निकल के ये स्टेटमेंट दिया है, उसको बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं जब वहां पे एंट्री हुआ, मेरी एंट्री हुई फ्लाइट की, तब मेरे आसपास बहुत ही काले 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 घने बादल आ चुके थे, बिल्कुल काले काले घने बादल। और उसके बीच में मैंने वो बादलों के ऊपर से, वो बादल के बीच में से फ्लाइट निकल नहीं पाएगी, उसको कुछ दिखेगा नहीं, वो या तो बादल के ऊपर चले जाए या बादल के नीचे रहे। तो उसने बादल को ऊपर फ्लाइट चढ़ा दी, क्योंकि फ्लाइट नीचे, अब वो इम्बैलेंस हो रही थी, नीचे सारा ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा था, इसलिए वो उल्टा ले गया, ऊपर ले गया। तो जैसे ही उसने बादलों के ऊपर अपना प्लेन ले लिया, तो वो वहां से मुश्किल से भी, लेकिन फिर भी वो प्लेन को वो एरिया से बाहर निकाल पाया। और ये एक ही फ्लाइट जो जिंदा वापस आई, क्योंकि उसको घने घने बादल मिल गए। अब घने बादल उसके नीचे आ गए, फ्लाइट ऊपर चढ़ गई, तो वो बादलों ने बराबर ब्रिज का काम कर लिया, क्योंकि अब वो ब्रिज बन जाने के कारण वो फ्लाइट ऊपर से आराम से निकल पाई। आराम से तो नहीं, लेकिन निकल गई।
क्योंकि वो बादलों के कारण वो बच गया। जैसे ब्रिज के ऊपर हमारा चक्रवर्ती का सैन्य चला जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। चक्रवर्ती का सैन्य ब्रिज के ऊपर से निकल जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही ये बादल, घने बादलों के कारण उसका जो खींचने का जो नीचे का जो फोर्स होता है ना, जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जैसे हर चीज को अपनी तरफ लोचुंबक की तरफ खींच लेती, तो ये एरिया भी सबको अपनी ओर निमग्ना नीचे की तरफ खींचता है। वो उसका खींचाव का जो फोर्स था वो टूट गया, तो वो विमान वहां से दूसरे रास्ते पे चढ़ गया, तो वो बच गया। हाँ जी, तो ये सारे कारण है। इस एरिया से सभी जो यहाँ से गुजरते हैं, जिसको ऐसा बादल का सपोर्ट नहीं मिलता या ब्रिज का नहीं मिलता, वो सारे लोग, विमान, बड़े बड़े वाहन सारे डूब जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ये ड्रैगन ट्रायंगल में भी यही हो रहा है, क्योंकि ये एकदम कोने में जा रहा है, इसलिए इतनी अब पहले जैसा नहीं है। अब रडार और उससे भी ज्यादा पावरफुल सिस्टम मिल चुकी है, इसलिए उनको मालूम पड़ जाता है कि ये इतने किलोमीटर के अंदर हमको प्रवेश नहीं करना है। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो होका यंत्र और दिशा सूचक से जाते थे, इसलिए ज्यादा डूबे। उनको बचाने वाले भी ये सोच के गए कि भाई कोई अंदर गया है तो कहाँ गया, हम ढूंढे तो सही, ये सोच के वो डूबे। लेकिन अब मालूम है तो वो एरिया के दूर से ही वो निकल जाते हैं। आपको ये पता भी होगा कि कभी कभी फ्लाइट वो लोग लेते ही नहीं, फ्लाइट का रूट लंबा कर लेंगे लेकिन वो एरिया नहीं लेंगे। तो क्योंकि उनको अभी रडार और सबसे ज्यादा मालूम पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन साइंटिफिकली ऐसे दो होल, जो ब्लैक होल, जो सारी चीजों को अपने अंदर खींच लेते हैं, क्योंकि नीचे अवकाश अंतर होता है। और ये निमग्ना नदी का फोर्स है, क्योंकि ये दरिया के ऊपर से जा रहा है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो जा रहा है दोनों दरिया के ऊपर से जा रहा है, अटलांटिक ओशन के ऊपर से जा रहा है। इस तरफ भी समुद्र है, जो जापान में जो समुद्र है वो समुद्र के ऊपर से फ्लाइट जा रही और वो नीचे खींच के चली जाती। तो ये निमग्ना नदी और पानी, दो चीज का कॉम्बिनेशन तो है और है। तो ये हमारे शास्त्र में उसको निमग्ना नदी कहा गया है। उसके दोनों जंक्शन यहाँ बाहर आ रहे हैं। ये हमारी पढ़ाई में बहुत काम की चीज। ठीक है, बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो बोलो। તો બંને નીચે છે નદી, બરાબર છે? हाँ हाँ हाँ, ફરક કેમ એ બે વચ્ચે? एक ખેંચી લે ને એક બાર हाँ। तो अच्छा, देखो अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। देखो, आप जो फर्क की बात कर रहे हो ना, बाजू बाजू में, ज्यादा दूर भी नहीं, 10 योजन के अंदर ही है ये। ऐसा भी नहीं कि चलो थोड़ा ये कोने में, ये ईस्ट में, ये वेस्ट में, ऐसा भी नहीं, दोनों पास पास में। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। एक ऐसी और चीज है जो हमारे पास है, बिल्कुल ऐसे पास पास में है, लेकिन दोनों का जो सरोवर है, दोनों का पानी अलग, सब अलग। ऐसी दो चीज है, एक जगह पे कहीं दो दरिये इकट्ठे हो रहे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये गूगल पे आपको सब चीज मिलेगी। दो समंदर इकट्ठे हो रहे, एक का पानी नीला है, एक का पानी काला है। एक समंदर का पानी नीला है, एक समंदर का पानी काला है। दोनों का पानी इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठे होने के बाद भी नीला नीला प्रवाह रहता है, काला काला, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। बोलो, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। एक और बात, आप जहां भी बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, आपको वहां सब जगह बड़े बड़े जो ऊंचाई है ना, वहां पे गर्म पानी का कुंड मिलता है, मालूम है? मिलता है कि नहीं मिलता है?
મળે છે. तो जो बर्फ का एरिया है, बर्फीला एरिया है, जहाँ 6 महीने तक बर्फ गिरती रहती है, पूरा का पूरा जाम बर्फ, तब भी आपको वो कुंड में गर्म पानी मिलेगा. कैसे कैसे? કુદરત. कुदरती. पर हमारे जैन शास्त्र में इसका जवाब है. मैं आपको बताऊं, हमारे जैन शास्त्र में इसका जवाब है कि यहाँ पे उष्ण योनि के जीव उत्पन्न होंगे. अपकाय की योनि है, और जो बाजू में है बाकी सारी जगह है वहां शीत योनि, अपकाय के योनि. शीत योनि अपकाय के जीवों की योनि होने से वहां बर्फ ही रहेगी, और ये बर्फ के बीच में इतना छोटा सा कुंड है. यहाँ उष्ण योनि के जीवों की ये योनि होने के कारण यहाँ हमेशा गर्म पानी होगा. कारण ये है. आप साइंटिफिकली कुछ ढूंढने जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा. मिलेगा कुछ भी? बोलो. ऐसी ही एक और जगह, ध्यान दीजिएगा, आप YouTube देख सकते हो. आपको कैलाश मानसरोवर के ऊपर 2 झील है पास पास में, एक राक्षस झील, एक मानसरोवर झील. मानसरोवर झील में सब स्नान करते हैं, ये करते हैं, सब अच्छे से होता है. और जो राक्षस झील है, राक्षस ताल, मानसरोवर ताल, राक्षस ताल, वहां पे जो जाएगा वो डूब के बाहर नहीं आएगा. वहां भी ऐसा ही, वहां पे कोई नहीं जाता. वहां पे कोई नहीं जाता, कोई स्नान करने भी नहीं जाता. पानी भी अलग है, कलर भी अलग है, सब अलग. पानी भी एक जैसा नहीं. दोनों पास पास में, एक इधर एक इधर. तो उमगना निमग्न ऐसे बाजू में होगी, कोई सवाल नहीं. क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं हो सकता, ये तो प्रश्न ही नहीं है. समझ में आ रहा है? उष्ण और शीत हो सकता है, उष्ण और शीत हो सकता है, तो उमगना निमग्ना क्यों नहीं? है ना? બીજું, हाँ बोलो. જે પેલી વાત કરી હમણાં કે એક પ્લેન પાછું આવ્યું, બરાબર છે? હા. તો આ બધું કુદરતને હિસાબે જ ખેંચાતું ને કે ત્યાં કઈક રીઝન એને પાછળ હતું કે કુદરત કે આપણું ધર્મ કે કઈ પણ એને હિસાબે બધા ખેંચાઈને અંદર ખેંચાઈ જતા नहीं, હતા. कोई धर्म कोई कुदरत પણ આ नहीं. એક सुनो, plain कोई धर्म नहीं. यहाँ जो योनि है वो सारी चीज को नीचे खींच ले, ऐसा ग्रेविटेशनल. मैंने आपको बोला ना कि यहाँ से ही आपको नीचे जगह खुली मिलेगी जहाँ अवकाश अंतर. अवकाश अंतर वो बहुत जल्दी होगा. मतलब वैक्यूम, आपको वैक्यूम मालूम है? ખેંચી લે. हाँ, खींच ले. वैक्यूम ऐसा ही होता है, हर चीज को अपने अंदर नीचे खींच लेगा. आप किसी बलून के अंदर कोई वैक्यूम करके किसी को अंदर भेजोगे तो वो उड़ेगा कि नहीं उसमें? हम अगर मशीन चालू करते हैं, वो जो वो सफाई का आता है ना, आप मशीन चालू करो और उसको रखो तो वो पूरी हवा अंदर की तरफ खींचती है ना, उसको एयर. हर एक छोटे से छोटे कचरे को अपने अंदर खींचती है कि नहीं खींचती है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अपनी तरफ सबको खींच लेता है. ये 2 जगह बहुत पावरफुल है. हाँ, वो बचा भी कैसे? एक ही बचा है, ऐसा बोल रहे हो, एक ही बचा है. वो यहाँ ये एरिया में आया, उससे पहले घने घने बादल उसके नीचे ही आ गए. बादल तो कभी भी, बादल तो अब घना बादल जो ऊपर घूम रहे हैं, घना बादल तो खींच के जाएगा नहीं अंदर. अगर घना बादल जाता तो फिर ये विमान तो बचता ही नहीं ना, उसके ऊपर था. तो बिल्कुल घने बादल अंदर खींच के नहीं जा सकते. जैसे ये मैंने आपको बताया, जो चक्रवर्ती जाते हैं ना, यहां से यहां ब्रिज बनाते हैं, दोनों नदी के ऊपर ब्रिज बनाते हैं, क्योंकि ब्रिज यहां से और यहां से जुड़ा हुआ है. दोनों एंड से ब्रिज जुड़ा हुआ होता है. अगर वो दोनों एंड से जुड़ा हुआ है तो फिर नीचे से खींच नहीं पाएगा. वो निमग्ना नदी का पावर उसको खींच नहीं पाएगा अगर आप दोनों तरफ से जुड़े हुए होंगे. तो
दलदल कैसा होता है, आप कोने से कोई चीज पकड़ के खड़े हो तो आप फिर उसमें फंसते हो। हाँ, हेलो, हाँ, अगर दलदल में आप फंस गए और कोई चीज डोरी या कुछ पेड़ की लकड़ी आ गई तो आप फिर फंसोगे नहीं। बस यही बात है, ऐसे दलदल आपको अंदर अंदर खींचता जाएगा। लेकिन अगर आपने कोने से कोई डोरी पकड़ ली या पेड़ की लकड़ी पकड़ ली या कुछ ऐसी डाली वाली पकड़ ली, किसी ने आपको डोरी दे दी, अब आपको वो नहीं खींच पाएगा क्योंकि आपको सपोर्ट मिल गया है। बिल्कुल ऐसे ही वो विमान को सपोर्ट मिल गया घने बादलों का, क्योंकि घने बादल उसके अंदर नहीं जाते। बाकी कोई भी पक्षी हो, विमान हो, कुछ भी हो, बोट आए, कुछ भी आ जाए, सारा का सारा अंदर खींच लेता है। तो ये है बरमुडा ट्रायंगल। और ये बरमुडा ट्रायंगल कहाँ है, तो वो हमारे ये कृतमाल गुफा, और ये गुफा के अंदर है वैताडे गुफा से, और फिर बिल्कुल इस प्रकार से वो हमारे अंदर हर एक चीज को खींच लेता है। और ये चीज हमें मिलती है, ये है जवाब है, हमको पता है कि ये मिलती, हम जानते हैं कि ये ऐसा काम बरमुडा ट्रायंगल ही कर सकता है। ठीक है, जब हम आज की हमारी पृथ्वी हमारे हिसाब से अगर उसको पढ़ेंगे ना, तब ये ज्यादा डिटेल से भी आएगा यही चीज। ठीक है, अभी मैं आगे जाऊं या कोई क्वेश्चन है तो बोलो। બિંદુ, हाँ, હજુ બી ત્યાં ચક્રવર્તી છે? ચક્રવર્તી ત્યાં હોય છે હજુ પણ? चक्रवर्ती तो यहाँ ही पैदा होंगे, पर अभी तो अगले अवसर पिंड में इस उत्सर पिंडी के इस अवसर पिंडी काल के तो सभी चक्रवर्ती हो गए। हमारे यहाँ जो चक्रवर्ती होने वाले थे, तीर्थंकर परमात्मा होने वाले थे, उसके बाद जो वासुदेव, प्रतिवासुदेव सब हो गए, नंबर खत्म हो गए। अब जब उत्सर पिंडी शुरू होगा 80,000 साल बाद, उसके बाद तीर्थंकर भगवान पहले होंगे, उसके बाद चक्रवर्ती अपने अपने समय पे हो जाएंगे। આ એવું નથી ને કે ચક્રવર્તી રોકતા તે એવું નહોતું ના, ને ના. કે પ્લેન બહાર ના આવતું. ना 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 ना, चक्रवर्ती तो रोकेंगे ही नहीं। चक्रवर्ती तो वहां रहेंगे, चक्रवर्ती हमारे ये भरत खंड में ही रहेंगे, और कोई खंड में रहेंगे भी नहीं, और खंड में रहेंगे भी। और अभी तो है ही नहीं, पहला संग्रहण किसके पास, हमारा शरीर और हड्डी कैसी बनी हुई है, पहले संग्रहण जैसी तो है ही नहीं ना। तो अभी तो चक्रवर्ती हो उसका कोई सवाल ही नहीं कि हो। ओके, चलो अभी हम आगे जाएंगे। जो महाविद्य क्षेत्र आपने देखे उसमें कोने में, अभी आप कोने में आइए, आपको वनमुख बताया गया है। वनमुख दिख रहा है आपको? हाँ, ये वनमुख है, ये महाविद्य का यहाँ अंत हुआ, और ये जो बॉर्डर है पूरी चौड़ाई, यहाँ एंडिंग में जैसे राउंड हमारे भरत क्षेत्र ऐसे एंड में है ना, तो ये महाविद्य के पास जो एंड है यहाँ पे ऐसे वनमुख है, जो 2922 योजन, कितना 2922 योजन ऐसी बाहर की तरफ, और ये लंबाई इसकी मतलब ऐसी लंबाई, ये चौड़ाई हो गई 3000, और ये लंबाई है ना वो 16,592 योजन है। इतना लंबा है, 16,000 योजन वो लंबा है, 16,000 योजन वो लंबा है, और 2922 योजन ये चौड़ा है। चौड़ा कितना है? 2922 योजन। ऐसे सीता मुख वन है। अब आपको मालूम होगा कि ये जो कॉर्नर का एरिया है ना, कॉर्नर का एरिया, यहां से भरत क्षेत्र में तो बिल्कुल यहीं से ही आपको ये पता है ना, हमारे सूर्य के मांडले घूमते, ये सिर्फ 180 योजन तक ही सूर्य के मांडले घूम रहे। तो अब आपको ये समझ में आएगा, जैसे 2922 योजन यहाँ लिखा हुआ है ना, कर्सर घुमा रही हूं मैं, देखो ये लिखा हुआ है ना, उसमें से यहाँ के 180 योजन में सूर्य चंद्र घूमते हैं। तो सीतामुख वन है 2922 योजन, उसमें से एंड के बाहर के
190 योजन में ही 180 योजन में ही सूर्य चंद्र घूमते हैं। बाकी महाविद्य से कितना दूर हो गया आप समझ सकते हो। पहली विजय से ये 5000 योजन दूर हो गया सूर्य चंद्र, क्योंकि एक विजय 2200 योजन की है। एक विजय 2200 योजन की है। पहली योजन अब 2900 में 2200 ऐड करो तो 5000 योजन दूर हो गया। 5100 योजन पहले, तो 100 ऊपर के 122 योजन हम निकाल दे तो 5000 योजन दूर हो गया पहली विजय से ग्रह के मांडले। दूसरी विजय से 7000 योजन दूर हो गया। तो जैसे 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 आप महाविद्य में अंदर जाओगे सूर्य से वो कम से कम 5000 योजन, कितना कम से कम 5000 योजन ग्रहों से वो दूर होंगे होंगे और होंगे। हाँ बस गुड। महाविद्य के बाहर के एरिया से आप कम से कम 5000 योजन ग्रह दूर है। यही कारण है कि यहाँ हमेशा एक जैसा ही आरा चलता है, एक जैसा ही आरा चलेगा। यहाँ आरे में इतनी तब्दीली हमारी तरह उत्सर्पणी अवसर्पणी है ही नहीं, क्योंकि हम लोग उसी 180 योजन के अंदर ही है। हमारे ऊपर से ही सूर्य चंद्र घूम रहे, इसलिए उसकी जो खराब असर मिलनी है वो सारी हमें मिल जाती। लेकिन महाविद्य के ये पहला विजय, महाविद्य का बाहर की तरफ का सबसे पहला विजय यही मांडले से 5000 योजन अंदर, 5000 योजन अंदर। आपको ये पता होगा सबसे पहला जो हमारी तरफ से जो हिमवान क्षेत्र है ना, हेमवत क्षेत्र, वो कितना दूर है तो भरत के 500, पर्वत के 1000, 1500, उसके बाद के 2000 में से 1000, 1500 और 1000 कितने हुए 2500 योजन। वो 2500 योजन दूर है तो वहां हमेशा तीसरा आ रहा है। लेकिन ये 5000 दूर है फिर भी यहाँ सदा का एक ही आ रहा और यहां से मोक्ष जा सकते। तो उससे तो ये ज्यादा दूर हो गया ना, जो कम दूरी पे है, इसलिए वहां सदा का तीसरा आ रहा है। यहाँ पे कल्प वृक्ष है ही, और दूर जाएगा वहां भी कल्प वृक्ष है। लेकिन यहाँ कोई और वजह है जिसके कारण से यहाँ से आप मोक्ष में जा सकते हो, क्योंकि ये कर्म भूमि है। वो चाहे बहुत दूर है लेकिन अकर्म भूमि, और ये कर्म भूमि है। इसीलिए चाहे दूर से ग्रह घूमे, वो दूर से घूम रहे ना, तो आपके शरीर और सारी उसमें ज्यादा रोग और पीड़ा उतनी नहीं आएगी। आपका शरीर सशक्त रहेगा, शरीर में कोई घटना या बदलाव नहीं आता है। हमारे जैसा शरीर नहीं होता है। यहाँ तो हमारा 500 धनुष का भी होगा, 3 गांव का भी होगा, और वापस 1.5 फुट का भी होगा। वहां ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उनके ऊपर से ग्रह नहीं घूम रहे। ठीक है, तो ग्रहों के कारण कितनी तकलीफ आती है, कितना बदलाव आता है, लोगों के शरीर में कैसे कैसे रोग आते हैं। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्रहों के कारण क्या क्या हो सकता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ग्रहों के कारण क्या क्या हो सकता है। जितने नजदीक हमारे से ग्रह रहेंगे ना, हमारे ऊपर सारी आफत, सारी मुसीबत, ग्रहण का समय, ग्रहण से नुकसान, सारी तकलीफें हमें ज्यादा मिलेगी। भगवान ने ये कहा ही है कि ग्रहों के चराचर ही मनुष्य के सुख और दुख की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। ये कहा ही है भगवान ने। ठीक है, ठीक है, आगे जाए अभी। એક બિંદુબેન એક क्वेश्चन है। हाँ बोलो। अब महाविद्य क्षेत्र में फिर दिन रात की व्यवस्था कैसी होती है? हाँ बताती हूँ मैं बताती हूँ। सूर्य तो हमारे ही जाएंगे, सूर्य तो हमारा ही घूमेगा। महाविद्य क्षेत्र में सूर्य तो हमारा ही घूमेगा। लेकिन वो देखो, यहाँ पे आ जाओ, इस पिक्चर पे आ जाओ आप, यहाँ आपको समझ में आएगा। देखो 180 योजन जम्बू में और 330 योजन लवण में। 180 जम्बू में मतलब देखो मेरा कर्सर है वो, ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये जो व्हाइट लाइन है ना, बराबर इतना ही अंदर, ज्यादा नहीं।
180 योजन अंदर आना और 330 बाहर लवण में जाना है, उतने एरिया में ही ग्रह घूमेंगे। तो अंदर तो इतना ही एरिया हुआ, सिर्फ इतना। और महाविद्य में आपने ये देखा 3000 योजन तक तो सूर्य चंद्र है। अब होगा क्या पता है, ये निषद है, ये नीलवान, ये निषद पर्वत, ये हमारी तरफ हम देखेंगे, ये निषद लाल वाला हमने हमेशा निषद ही देखा, मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा। आओ, ये निषद है हमारी तरफ। किधर गया वो पिक्चर, किधर गया? अरे भगवान, 37 पेज पर છે। हाँ हाँ, आओ चलो इसी पिक्चर में देख लेते हैं। आओ देखो, जब ये सूर्य ऐसे घूमेगा ना, पूरा राउंड लगाएगा ना, जब एक सूर्य यहाँ पे होगा ना, ये निषद है ये वाला एरिया, एक सूर्य यहाँ होगा ना तब दूसरा नीलवान पे होगा इस तरफ, एक जब यहाँ होगा तब दूसरा यहाँ होगा। अब ये सूर्य जैसे जैसे घूम के यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे ये वाला सूर्य यहाँ से यहाँ जाएगा आमने सामने। जब ये सूर्य यहाँ पहुंच गया तो हमारा सूर्य यहाँ आ जाएगा, यही निषद पर्वत। एक निषद के इस कोने में आया तो दूसरा नीलवान के इस कोने में जाएगा। समझ में आई पहले ये व्यवस्था? एक इधर आया तो दूसरा वहां है, एक इधर आया तो दूसरा वहां है। अब आप ये सोचो, जब ये यहाँ था ना पर्वत, हमारा भरत क्षेत्र तो ये कोने में है, जैसे ही वो निषद पे आएगा भरत क्षेत्र में सूर्योदय होगा, और भरत में सूर्योदय होगा तो महाविद्य में सूर्यास्त होगा। एक मिनट अर्जन છે, 2 મિનિટ જરા હું પાછી 2 મિનિટ રહીને સમજાવું। जी जी। ये जो यहाँ से यहाँ जो व्यवस्था होगी ना, जैसे कि यहाँ पे सूर्य आए, यहाँ पे जब सूर्य आए तब निषद पे जब सूर्य आएगा तो भरत क्षेत्र में सूर्योदय होगा, तब ये महाविद्य में सूर्यास्त होगा। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ है वैसे ही यहाँ आओ आप, ऐसे ही जैसे यहाँ थे वैसे ही इस कोने में आओ। जब आप इधर होंगे, ये पर्वत पे होंगे, तब ऐरावत क्षेत्र में सूर्योदय होगा और तब महाविद्य में सूर्यास्त होगा। समझ में आ रही है ये व्यवस्था? ये समझ में आया फिर हमारे वहाँ आ गए थे महाविद्य के क्षेत्र में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ भी तो सूर्य चंद्र घूमते हैं, इधर भी घूमते हैं। यही सूर्य चंद्र घूम रहे हैं। महाविद्य में जो सूर्य चंद्र घूमेंगे ये हमारे ही घूमेंगे। जी, तो वहाँ पे हमेशा एक सहारा रहता है और हमारे यहाँ। हाँ, तो यही तो बात है। मैंने आपको यही मुद्दा समझाया। देखो फिर से वो सीतामुख वन पे आओ, फिर से आओ सीतामुख वन पे। यही तो मुद्दा मैं समझा रही हूँ। ये जो सीतामुख वन है ना पीछे, ये जो पीछे एरिया है ना, इतना एरिया छोड़ने के बाद 5000 योजन छोड़ने के बाद ये आपको सबसे पहला पर्वत जो आता है, क्षेत्र आता है। हमारे तो सीधे 150 योजन पे ही है, 180 योजन पे आ गए हम सूर्य के मांडले। समझ में आई बात? ये हमारे तो बिल्कुल मस्तिष्क के ऊपर से घूम रहा है, और इनको इतना योजन छोड़ के, मैं भी आपको एक और इसका ही बताती हूँ मैप, तब समझ में आ जाएगा। व्हाइट सर्कल છે એના આગળ ફરે છે। ये एरिया है घूमने का। मान लो ये व्हाइट सर्कल ही सूर्य के घूमने का एरिया है। સર્કલ છે ને ત્યાં ઘૂમે છે એટલે આનો ડિસ્ટન્સ વધારે। यहाँ ज्यादा डिस्टेंस है। हमारे में तो हमारे तो ये सर्कल ही हमारे प्रदेश के ऊपर से घूम रहा है। तो जितनी असर और जितना डायरेक्ट प्रकाश हमें मिलेगा उतना महाविद्य को तो मिलेगा नहीं, उनको दूर से मिलेगा। दूर से मतलब ये आपको मालूम है ना, सुबह के सूर्योदय जो दूर होता है तब हमारे यहाँ कितना प्रकाश आता है? कम आता है कि ज्यादा आता है? सुबह का सूर्य कैसा होता है? देखो अभी आप यहाँ ही सोचो, आप ये प्रकाश के ऊपर हो और ये क्षेत्र दूर है इतना,
और ये पट्टी आपके ऊपर से ही घूम रहा है। यहाँ कैसे बीच में जगह है, समंदर देखो, एक पट्टी ये और एक पट्टी ये, 2 पट्टी है कि नहीं यहाँ पे? ऐसा इन लोगों को तो नहीं है ना, क्षेत्र वालों को? नहीं है। हाँ, और बिल्कुल ऐसे ही आप अगर अंदर भी देखोगे ना, ये जहाँ पहला आरा चल रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये भी जो सूर्य घूमना है उससे कम से कम 2500 अंदर है। हाँ, काफी अंदर है। काफी अंदर है। और ये वाला तो इससे भी ज्यादा अंदर है, कम से कम 8-10 हजार अंदर है। और ये वाला तो सबसे ज्यादा अंदर है, ये तो 40-45 हजार अंदर है। यहां से भी 45 हजार अंदर है, यहां से भी 45 हजार अंदर। तो अब यहाँ से हमेशा पहला आ रहा, यहाँ हमेशा पहला आ रहा, क्योंकि एक तो ये पर्वतों से भी सुरक्षित भी तो है ना। ये इतने बड़े बड़े पर्वत, सूर्य का प्रकाश उन तक पहुंचने ही नहीं देगा। आप समझ रहे हो? जी जी। तो फिर वहाँ पे क्या प्रकाश नहीं होता? प्रकाश तो होता ही है, लाइट तो होती ही है, सूर्य दिखता नहीं है, उनके माथे से तो घूमता ही नहीं है। आप जैसे हेलोजन बल्ब में क्रिकेट कैसे खेलो, जी जी, वैसे। बस वो ऊपर रहा हेलोजन, उनको कोई तकलीफ देगा क्या? नहीं, और नुकसान भी देगा? बिल्कुल नहीं। नहीं। और सूर्य में कोई इतना घंटे खेल सकता है बाहर 12 बजे की धूप में? अब बिल्कुल देखो, परफेक्ट उदाहरण है। हेलोजन में कितने भी घंटे खेलो, आपको गर्मी या पसीना होगा नहीं। और सूर्य की धूप में अगर इतने घंटे रहे तो प्लेयर, हाँ, बहुत पसीना होके थक जाए। हाँ, तो हमें ऐसा ही सूर्य मिल रहा है और इन लोगों को खाली प्रकाश मिल रहा है हेलोजन का। हाँ, अभी समझ में हो गया, बराबर क्लियर हो गया। बस तो ये लोग जो स्थिति से निकल रहे हैं ना, वो स्थिति से हम नहीं निकल रहे। हम तो पूरे पसीने के पसीने निकालते हैं। आपको 12 बजे से 2 बजे की धूप में खुले पांव घूम नहीं सकते हो आप, जमीन भी तप जाती है। पालीताना चढ़ सकते हो? नहीं। और इन लोगों को तो कहीं भी घूमो बिना चप्पल कुछ नहीं होता, शरीर पे धूप की किरण तक नहीं आती। समझ में आया? तो आती है कौन से कारण से मालूम है? हमने पहले पढ़ लिया। उनको जब मृत्यु आती है ना तो बगासा आता है। हाँ, छींक आती है, छींक आती है, बगासा आता है और उनकी डेथ हो जाती है। કેટલી ઈઝી લાઈફ છે ત્યાં। हाँ, पर वहाँ से मोक्ष नहीं है ना, वहाँ से देवलोक जा सकते हो। मोक्ष वहाँ जाना है, मोक्ष कुछ नहीं मिलेगा। અહીંયાથી કંટાળી ગઈ, मुझे नहीं जाना है। बोलो, अभी समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो बताओ। हाँ, आज हे भगवान, सीता मुखवन महाविद्य के दूसरी छोर में भी मिलेगा। ये एक जगह है, ये दूसरी जगह है। देखो, ये पिक्चर दूसरी जगह का है। ये पूर्व महाविद्य का है, ये पश्चिम महाविद्य का है। यहाँ महाविद्य इस तरफ है, पर्वत इस तरफ है, मेरू, और ये उल्टा है, इस तरफ का है। ये पूर्व महाविद्य का है, यहाँ मेरू इस तरफ है। ठीक है, तो दोनों तरफ का ये सीता मुखवन आपको बताया गया है। सीता मुखवन और सीतोदा मुखवन, दोनों के नदी के नाम भी अलग अलग है। पूर्व में जो है वो सीता नदी का मुखवन है और पश्चिम में जो है वो सीतोदा नदी का मुखवन। आओ, पूर्व पश्चिम के अंत भाग में जगती के पास सीता और सीतोदा दोनों नदी के दोनों किनारों पर एक एक वनमुख आया है। तो ये कुल मिला के 4 वनमुख हुए।
दो इस तरफ दो, ये 8, मतलब ये हो गया कि जो 8 लाइन से 8 विजय है उसके बाद एक वनमुख है, और हर एक 8-8 4 विभाग में, इसलिए वनमुख भी 4 हो गए। बराबर। ये सब वनमुख उत्तर दक्षिण में लंबे हैं, पूर्व पश्चिम में चौड़े हैं। इसकी लंबाई तो विजय की लंबाई के समान ही है, लेकिन चौड़ाई नीलवन और निषद पर्वत के पास 1 कला के समान। लेकिन जगती की गोलाई के कारण जगती की दिशा बढ़ती है, क्रम अनुसार बढ़ती जाती है, और सीता सितोदा नदी के पास पहुंचते पहुंचते ये 3922 योजन हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 कला कहाँ हुई? देखो फिर से देख लो, जो यहाँ देखो यहाँ 1 किला है ना, एक ही कला है ना यहाँ पे, ये कोने में एक ही कला है, नजदीक 1 कला ही मुख बना है, सीधे बॉर्डर पे है यहाँ। लेकिन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ये कितना हो गया? 2922। यहाँ पे 1 कला पर्वत के पास, यहाँ 9222, वापस यहाँ के दूसरे पर्वत के पास ये हो जाएगी 1 कला, पर्वत के पास ही 1 कला हो जाती। क्लियर हुआ? એટલે તો એક જ કલા કીધું ને, એક યોજન भी नहीं। हाँ हाँ જરાક જ છે। बिल्कुल थोड़ा, योजन का बिल्कुल 100वां भाग। अब 100 रुपए के सामने 1 रुपया जितना। તો આ સીતામુખ કેટલા છે? 4। विजय भी 4 विभाग माने अच्छा 8 8 8 8 32 विजय 4 विभाग में हुए ना। हाँ हर एक विभाग विजय के एंड में जो 8 विजय आएंगे 1 2 3 4 लाइन से, उसके एंड में सीता मुख बनाएगा, तो वो भी 4 होते हैं। चलो आगे जाएंगे। इस तरह यहाँ उसकी आमनाएं है 16 विजय की चौड़ाई 34,000, 8 वक्षस्कार पर्वत की चौड़ाई 4000, 6 अंतर नदियों की चौड़ाई 750 योजन, देवकुरु उत्तर कुरु की चौड़ाई 43,000 योजन, विद्युत प्रभा सौमनस गजदन पर्वत की 1000 योजन। तो कुल मिला के सारा पूर्व से पश्चिम तक 94,156 योजन होता है। अब उसमें कितना घटा? तो उसमें वनमुख की चौड़ाई 5,844 योजन आप मिलाओगे तो पूरा 1 लाख योजन आपको जम्बू महाविदय, पूर्व महाविदय के कोने से ये मुखवन से ये मुखवन तक मिलेगा। आओ देख लेते हैं। देखो ये सारा हमने गिनाया, बराबर। अब ये मुखवन हो गया 2900, तो ये एंड से लेके ये एंड तक पूरा 1 लाख योजन हो गया, सबकी चौड़ाई लंबाई गिनने के बाद। ये उत्तर कुरु की 44,000, ये पर्वत की चौड़ाई, नदियों की चौड़ाई, एक एक विजय की चौड़ाई, फिर सीता मुखवन की चौड़ाई, ये सब चौड़ाई मिलके यहाँ से लेके पूरे ये कोने तक कितना हुआ महाविदय? 1 लाख। 1 लाख, बराबर। मिडल में देखना है, यहाँ घटता जाएगा धीरे धीरे, लेकिन ये मिडल में कितना है? एग्जिट मिडल में 1 लाख योजन। तो ये ऐसे 1 लाख योजन चौड़ा, ऐसे 1 लाख योजन चौड़ा, दोनों तरफ मिलके ये 1 लाख योजन चौड़ा हो। गोलाई में ऐसा ही होता है, आप सेंटर से पकड़ोगे वर्तुल तो चारों तरफ एक जैसे मिलेगा ना, कि छोटा बड़ा मिलेगा? चारों तरफ एक जैसा मिलता है वर्तुल से, बराबर। हाँ यस। चलो अभी आगे जाऊं मैं, आगे दूसरा टॉपिक लू। यहाँ विजय के नंबर भी मारे हुए, आपको मालूम पड़ जाए, इजी हो जाए इसके लिए। ये पिक्चर में नंबर के साथ विजय के। आओ अभी हम आगे जाएंगे। सीता मुखवन का ये पिक्चर किया, अब आएगा। देखो ये बरमुडा ट्रायंगल का पिक्चर है, देख लो। ये देखो यहाँ बाजू में देखो, ये ऊपर घने बादल अगर ऐसे आ गए ना, अगर ऊपर ऐसे घने बादल आ गए और उसके ऊपर से अगर प्लेन जा रहा है तो वो बच सकता है। लेकिन मान लो कि ऐसा कुछ नहीं है तो सीधा ये देखो यहाँ पे बताया है, देखो पिक्चर में ही इन लोगों ने इमेजिन किया है। देखो
ये फ्लोरिडा के पास है, बर्मुडा ट्रायंगल, बहामास और फ्लोरिडा में, अटलांटिक ओशन में बराबर ऐसा ट्रायंगल है जो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है कौन सा विमान गया, 436 81 ये नंबर वाला विक्टर उसका नाम था ये विजन। और देखो ये कैसे अंदर उतरा हुआ है विमान आकाश में से। અને જે પાછું આવ્યું ને એની તો સ્પીડ કઈ વધી ગઈ હતી यस यस, કેટલી વધી? मतलब उसको जो स्पीड में वो जो निकला है ना, उसने बोला कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि ये फ्लाइट इतनी स्पीड से कभी जा भी सकती। वो फ्लाइट कभी वो स्पीड से जा ही नहीं पाया, लेकिन जो बादल थे ना उसकी वजह से वो वहां से निकल पाई। अगर बादल होते नहीं ना तो वो भी चली जाती अंदर ही। देख लो आप देख सकते हो, हर एक पिक्चर लगा है यहाँ पे। और ऐसा ही बिल्कुल एक और ट्रायंगल है दूसरी तरफ, वो पिक्चर मैं आज आपको रखूंगी, बताऊंगी। मैंने रखे थे शायद, अगर किसी ने नहीं देखे होंगे मैं दोबारा वापस रखूंगी। आज ये वीडियो के साथ ही लगाऊंगी। અને આપણા જેએલસી માં પણ કોઈએ વિડીયો મૂક્યો 250 एरिया है योजन, वो पूरे जम्बू द्वीप का परिक्षेप है। परिक्षेप मतलब वर्तुल से जो हम बोलते हैं ना, पूरे चारों तरफ का क्षेत्रफल, आप जिसको चौरस या लंबचौरस का क्षेत्रफल होता है, ऐसे वर्तुल का परिक्षेप होता है, परिधि परिक्षेप। पेरीमीटर नहीं, उसको हम जैसे क्षेत्रफल कैसे बोलेंगे, लंबाई चौड़ाई को जो गुणाकार करके बोलते हैं ना, वैसे गोलाई में उसको परिधि, वर्तुल की परिधि होती है। अगर हम पढ़े थे मालूम हो तो, वर्तुल की हमेशा परिधि होती है, परिधि। देखो हाँ, સરકમફરન્સ કહેવાય ને એને। मुझे नहीं पता, इंग्लिश में नहीं पढ़ी हूँ। ઇંગ્લિશમાં નહીં ખબર। मुझे तो थोड़ा सा संस्कृत शब्द मिलेगा या फिर गुजराती। ये है हमारे 4 गजदन पर्वत, यहाँ लिखा हुआ है ना, इसलिए बहुत अच्छा है। ये देख लीजिए, ये कौन सा पर्वत है, ये माल्यवान पर्वत, यहाँ लिखा हुआ है माल्यवान पर्वत। फिर ये दूसरा है, वो यहाँ लिखा हुआ है गंधमादन पर्वत, वो माल्यवान पर्वत था, ये गंधमादन पर्वत। यहाँ पे है विद्युत प्रभ पर्वत, और ये चौथा है सौमनस पर्वत। और यहाँ से जो ये नदी आई और ये निकली, निषद से आई सितोदा नदी, यहाँ गिरी सितोदा कुंड में, और ये 5 द्रग में के मध्य में से निकली, यहाँ से ये महाविद्य में जाके मिलेगी, अरे लवण में जाके मिलेगी। बिल्कुल यहाँ से सीता नदी आएगी, ये है नीलवान पर्वत, यहाँ नीचे सीता कुंड में गिरेगी। 2 यमक समक पर्वत, और ये सारे 5 ध्रुव के मध्य से निकलेगी, और यहाँ से देखो यहाँ जाएगी पीछे, और यहाँ से निकल के भद्रशाल वन में से पूरी बाहर निकलते लवण में मिल जाएगी। ये आपका पूरा लवण का मध्य का देवकुरु, उत्तर कुरु, 4 गजदन पर्वत, मेरू पर्वत और भद्रशाल वन, उसका ये आपका पूरा चैप्टर आज खत्म हुआ। भी कहीं हम देव बन गए और यहाँ पहुंच गए तो ये सारी चीज जानोगे, तो जैसे ही पढ़ोगे ऐसे समझ जाओगे ना कि यहाँ वापस हमको आना नहीं है। समझ जाओगे कि नहीं? हाँ, समझ जाऊंगी। સારિકા તો જુઓ જગ્યા હતી ને વહાં જાના है। आपको ये पढ़ना ही इसके लिए है, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि ये सारी जगह यहाँ युगलिक है, यहाँ हमारा काम नहीं है। ये સિદ્ધશિલામાં જવું છે। हाँ, बस जैसे यहाँ आए हैं और यहाँ की आयु खत्म करनी है शांति से, वैसे वहाँ जाओगे तो सारिका सिद्धशिला में नहीं जाना है, सिद्धशिला के ऊपर जाना है। હા, ઉપર જઈને બેસવું છે। ये ज्यादा करेक्शन है। ज्यादा करेक्ट, एकदम सही है। हाँ, हाँ, सिद्ध गति में जाना है, ऐसा कह सकते हो। यस।
चलो अभी हम आगे जाएंगे। अभी ये शिखर की बात करेंगे क्योंकि आपको मध्य का तो सारा पता चल चुका है। अभी ये थोड़ा सा गजदन पर्वत के शिखरों को और उसका जो डिटेल बताया है उसकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, ये सारे पर्वत क्या है, कैसे, ये 7 शिखरों के नाम है सिद्धायतन, गंधमादन, गंधीलावती, उत्तर कुरु, स्फटिक, लोहिताक्ष और आनंद शिखर। ये 7 शिखरों, 7 अलग अलग शिखर है गंधमादन पर्वत के ऊपर। दीप्यमान 7 शिखरों से ये पर्वत शोभायमान है। देखो आपको ये मालूम पड़ गया है वैसे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी ये 7 शिखर कौन से हैं। देखो आओ, शुरू करो। ये टोटल 7 शिखर है, 1 2 3 4 5 6 और 7 गिने आपने ये पर्वत के 7 शिखर। ये पर्वत के भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 गिन लिए 7। हाँ बस ये 7 शिखर है इसके। तो अगर ये 7 शिखर है, यहाँ भी देख लीजिएगा 7 शिखर मिलेंगे आपको। अब ये ज्यादा क्लैरिटी से मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और 7 ये यहाँ की तरफ है एक और 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 चारों पर्वत के 7 शिखर हुए उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। आओ, महाविद्या क्षेत्र में आए उत्तर कुरु देव कुरु की सीमा निश्चित करने वाले चारों पर्वतों का अभी हम स्वरूप देखेंगे। ये पर्वत पर किसी ऐसे क्षेत्र स्वभाव के कारण कोष्ठपुट सुगंध सदृश सुगंध द्रव्य से भी ये विशेष सुगंध। ये पर्वत बिल्कुल सुगंधमय है, सुगंध 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 सुगंध। आप उसका कारण क्या जानोगे? क्षेत्र के स्वभाव का कारण जानोगे। और क्षेत्र के स्वभाव से होगा क्या कि यहाँ ऐसे ही जीवों की योनि होगी जिसके शरीर के अंदर से सुगंध सुगंध निकलेगी। इस कारण से ये पर्वत गंधमादन, क्योंकि गंध आती है ना इसलिए उसको गंधमादन कहा गया है। तो यहाँ पल्योपम आयुष्य वाला गंधमादन देव भी है, इसलिए ये गंधमादन है। अथवा तो यह नाम शाश्वत है, पीले रत्नमय सुवर्णमय है और देदीप्यमान 7 शिखरों से ये शोभायमान। अब 7 शिखरों के नाम बताएं, सिद्धायतन, गंधमादन, गंधीलावती, उत्तर कुरु, स्फटिक, लोहिताक्ष और आनंद शिखर। ये 7 शिखरों में से सबसे पहला शिखर है वो नाम है सिद्धायतन। उसके ऊपर ऊंचा एक जिन मंदिर, सिद्धायतन, जहां जहां आपको सिद्धायतन नाम मिलेगा वहां आपको जिन मंदिर और प्रतिमा जी, चैत्य मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। 5वें 6ठे शिखर पर भोगंकरा और भोगवती नाम की 2 दिक् कुमारियां रहती है। आप ये भोगंकरा भोगवती ये नाम है ना दिक् कुमारियों का, भगवान के जन्म महोत्सव में जरूर सुनोगे, जरूर ये नाम सुनोगे। शेष जो 4 शिखर है वो शिखर के ऊपर उसी के नाम वाले देव निवास करते हैं। तो 4 के ऊपर देव है, 2 के ऊपर देवी है और 1 है सिद्धायतन। ऐसे 7 शिखर हुए और इनकी राजधानी आपको दूसरे जम्बूद्वीप के वायव्य कोण में मिलेगी। ये है पहला गंधमादन। अब हम दूसरे गजदन पर्वत की माल्यवंत की बात करेंगे। उत्तर कुरु से पूर्व में नीलवान पर्वत की दक्षिण दिशा में मेरू पर्वत के ईशान कोण में कच्छ नाम के विजय से पश्चिम में, मतलब ये सारा लिखा हुआ है आपको, बिल्कुल ये पिक्चर में यहाँ मिल जाएगा। ये माल्यवन पर्वत, ठीक है, ये कच्छ विजय इसके दक्षिण में, ये है निषद पर्वत उसके उत्तर में, उत्तर कुरु के उत्तर में, ये सारा आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो आपको जो गजदन पर्वत बताया है उसके ऊपर क्या कारण है, माल्यवंत नाम क्यों है? क्योंकि पवन और हवा से उड़े हुए विविध जाति के माल्य मतलब कि पुष्पों, पवन और हवा से यहाँ तो ज्यादा ही उड़ेंगे, वृक्ष भी बहुत मिलेंगे। तो जो विविध विविध जाति के पुष्प ये पर्वत के ऊपर गुच्छे बिखरे हुए होते हैं ये पर्वत के ऊपर, इसी कारण से इसका नाम माल्यवंत पड़ा है। ठीक है, और माल्यवंत देव भी वहां का मालिक है।
ये माल्यवंत पर्वत वैडूर्य रत्न में है, उसके 9 शिखर है। वहां के 7 थे, यहाँ के 9 शिखर है, 9 शिखर। अब यहाँ जो सबसे पहला शिखर है वो सिद्धायतन नाम का शिखर, वह मेरू पर्वत के समीप में आया है। दूसरे अनुक्रम से शिखरों के नाम है माल्यवंत, उत्तरकुरु, कच्छकूट, सागरकूट, रजतकूट, सीताकूट, पूर्णभद्रकूट तथा हरिशकूट। तो ये जो 9वां हरिशकूट है वो सहस्त्रांक नाम से भी प्रसिद्ध है और ये शिखर नीलवंत वर्षधर पर्वत के समीप में आया हुआ है। तो ये सुवर्ण में पीले रंग का शिखर है, कूट है। ये शिखर 1000 योजन ऊंचा है, 1000 योजन ऊंचा उसका सिर्फ शिखर है, पर्वत नहीं शिखर। अब आप समझ सकते हो कि 790 ऊंचे योजन वाले सूर्य का और ग्रहों का प्रकाश यहाँ कैसे पहुंच सकता है, आप समझ सकते हो। इसकी आकृति गोल है, 250 योजन जमीन में गड़ा हुआ है और ये शिखर के मूल 1000 योजन, मध्य में 750 योजन और ऊपर की तरफ 500 योजन का विस्तार। शिखर के मूल का घेराव 3162 योजन, मध्य भाग में 2272 योजन और ऊपर के विभाग में 1581 योजन है। अब ये जो शिखर, इसके 9 शिखर है। तो पहले शिखर में जिनेश्वर भगवान का चैत्य, 5वें और 6ठे शिखर पर अनुक्रम से सुभोगा और भोग मालिनी नाम की 2 दिक् कुमारियों का वास। शेष 6 शिखर पर एक पल्यपम आयु वाले शिखर के ही नाम के बराबर के देव निवास करते हैं। बराबर हरिश के बिना के शिखर पर रहने वाले, हरिश नहीं बाकी के शिखर पर रहने वाले देव देवियों की राजधानी मेरू पर्वत के ईशान कोण में अन्य जम्बू द्वीप में है तथा हरिश शिखर के ऊपर रहने वाले हरिश देव की हरिश राजधानी वो भी अन्य जम्बू द्वीप में है और मेरू पर्वत की उत्तर दिशा में। इस तरह इन दोनों पर्वतों पे पद्मवर वेदी का बगीचा शोभायमान है। इसका परस्पर योग होने से ही इसकी आकृति रस्सी पे चढ़े धनुष्य के समान हो जाती है। देखो होगी ना, रस्सी पे चढ़े धनुष्य हो गया ना। देखो ये पूरा पर्वत है, यहाँ पे सीधी लाइन और ये पूरा धनुष चढ़ गए पर्वत के कारण, ये रस्सी बन गई और ये सीधी लाइन हो गई। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो ये रस्सी बन गई और ये पूरी धनुषाकार धनुष की प्रत्यंचा हो गई कि नहीं? हाँ हो गई। तो ये पर्वत को हम ऐसे प्रत्यंचा वाले 2 धनुष ही समझेंगे, ठीक है। अब आगे की बात करें, आओ। 5वें और 6ठे शिखर में, एक मिनट, हाँ, से शिखरों के स्वामी विजय देव की तरह 5 जम्बूद्वीप के मेरू के दक्षिण दिशा में उनके महल कहे गए हैं। इन शिखरों में 5वें और 6ठे शिखर पे पुष्पमाला और अनिंदिता और पुष्पमाला, ये 2 नाम की दिक् कुमारी रहती है। कई वही पेज ना। अच्छा। एक मिनट, ये 2 पर्वत की बात हो गई। अब उसके बाद वाला पर्वत आया है, पेज नंबर है 54। देवकुरु की सीमा में रहे सौमनस और विद्युत पर्वत। अभी ये 2 की नाम है, सौमनस और विद्युत पर्वत। ये 2 के विषय में कहा है। जो सौमनस नाम का पर्वत है वो निषद पर्वत के उत्तर में है और यहाँ पे सुमन और शांत मन वाले देव देवी निवास करते हैं। ये कारण से सौमनस अधिष्ठायक देव होने के कारण ये पर्वत सौमनस गजदन पर्वत कहा गया है। इसका अश्व के स्कंद के समान आकार है। इसका आकार बिल्कुल अश्व की गर्दन है ना, ऐसी ऊपर उठी हुई है। तो सौमनस पर्वत भी ऊपर से उठा हुआ है। ये गजदन से समान मनोहर दिखता है और चांदीमय पर्वत है। पूरा पर्वत चांदीमय, चांदी का है और उसके ऊपर 7 शिखर है। ये शिखर के नाम है सिद्धायतन, सौमनस कूट, मंगलावती कूट, देवकुरु कूट, विमल कूट, कांचन कूट और वशिष्ठ कूट। इसका प्रमाण हिमवंत पर्वत के शिखर के समान ही हमें जानना है। पहले शिखर पे शाश्वत जिन चैत्य मतलब परमात्मा, सिद्धायतन के ऊपर जिन चैत्य,
5वें और 6ठे शिखर पर सुमित्रा और वत्स मित्रा नाम की 2 दिक् कुमारियां रहती। हरेक कूट के ऊपर आपको हरेक चारों के चारों पर्वत के ऊपर 2-2 देवी मिली है। 2 ये पर्वत, 2 ये पर्वत, 2 ये पर्वत, 2 ये पर्वत। तो यहाँ टोटल 8 दिक् कुमारी हो गई और बाकी 6 चौका 24 देव हो गए और सीधा यतन सिर्फ परमात्मा का। बहुत क्लियर बात है, ठीक है। और शेष शिखर पर वो नाम के ही देव मिलेंगे। अब आओ चौथा पर्वत विद्युत प्रभ, उसकी जानकारी है, ये निषद के उत्तर में है। और यहाँ पे विद्युत प्रभ नाम के अधिष्ठायक देव होने के कारण इसका नाम विद्युत प्रभ पड़ा है। और दूसरा, ये पर्वत सुवर्णमय होने के कारण विद्युत अर्थात बिजली की तरह चमकता है। विद्युत कैसे चमकती है, तो ये पर्वत भी कभी कभी बिजली की तरह चमक उठता है, इसके लिए उसको विद्युत प्रभ कहा गया। इसके 9 शिखर है। कितने? 9 शिखर। वो कैसे? तो उसका पहला जो शिखर है उसका नाम है सिद्धायतन। उसके बाद के जो शिखर है वो विद्युत प्रभकूट, देवगुरुकूट, ब्रह्मकूट, कनककूट, सौवस्तिककूट, सितोदाकूट, शतज्वलकूट और हरिसकूट, ऐसे 9 कूट है। पद्मवर, वेदिका और बगीचे से ये पर्वत, सारे पर्वत के ऊपर आपको जहाँ कूट है ना वहाँ पद्मवर और वेदिका हर एक कूट पे मिलेगा ही मिलेगा। 9 शिखरों में से 8 शिखरों का मान हिमवंत पर्वत के समान, उसके शिखर के समान, और जो 9वां शिखर है वो माल्यवंत पर्वत के हरिस शिखर के अनुसार 1000 योजन का समझना है। इसमें सारा जो सबसे पहला कूट है ना वो 1000 योजन का है। 9वें शिखर के स्वामी हरिदेव, उसकी राजधानी चमरचंचा नगरी के समान दूसरे जम्बू द्वीप के अंदर पर्वत के दक्षिण में, ठीक है। शेष शिखरों के स्वामी आपको ऐसे ही दक्षिण दिशा में मिलेंगे। इन शिखरों में 5वें और 6ठे शिखर पे पुष्पमाला और अनिंदिता नाम की 2 दिक् कुमारियां रहती है। यहाँ पे जो 2 दिक् कुमारी है वो है पुष्पमाला, अनिंदिता, और बाकी सारे 7 शिखर पे पूर्व के समान देवगण निवास करते हैं, ठीक है। तो गंध मादन आदि चारों शिखर पर आपको 8 दिक् कुमारियां मिली। कितनी मिली? 8 दिक् कुमारी। तो ये पर्वत के संबंध में हमें ये समझना है कि ये दिक् कुमारियां यहाँ क्रीड़ा करने जाती रहती है। क्रीड़ा मतलब खेलने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, और बाकी देवगण यहाँ पे वास्तविक रूप में रहते हैं। गजदंत के अधो भवन में प्रत्येक गजदंत के नीचे, अब आओ ये गजदंत पर्वत के नीचे अधो में जमीन के अंदर सुनना है, नीचे 2 भवन है और वे तिरछा लोक को छोड़कर असुर आदि के भवन आते हैं। यहाँ नीचे 2 भवन है, वहां ये देवियां रहती है। ये देवी कहाँ रहती है? तिरछा लोक में नीचे ये देवियां रहती है। और शास्त्रों में अधोलोक की रहने वाली, आप बोलते हो ना अधोलोक में वसनारियम, स्नात्र में बोलते हैं, मालूम है? पूर्व रुचक अड दर्पण धरती, मतलब पूर्व रुचक की 8 देवी दर्पण धरती है, लेकिन अधोलोक की वसनारी स्नात्र में आता है, मालूम है? 8 दिक् कुमारी। तो अधोलोक की 8 दिक् कुमारी यहाँ नीचे रहती। मेरू पर्वत के आसपास के 4 गजदंत पर्वत, देखो आ जाओ फिर से बताओ, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। हम लोग रोज बोलते हैं लेकिन हमको नहीं पता कि अधोलोक में से देवी आती कहां से, अधोलोक से देवी आती कहां से, ये नहीं पता है। पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो इसको। चलो आओ, ये जो चारों पर्वत है, यहाँ पे जो 4 देवियां है, 2 दिक् कुमारी यहाँ पे, ये जो अब आपको ये तो मालूम है ना कि बराबर ये मेरू पर्वत के नीचे आपको कितना मिलेगा? 1000 योजन मिलेगा, मालूम है ना? वो गड़ा हुआ 1000 योजन गड़ा हुआ है। पर अब ये जो चारों मेरू पर्वत के आसपास के ये कूट है, पर्वत है, और ये चारों पर्वत के जो कूट है उसमें से 2 कूट, 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, ये 8 की 8 दिक् कुमारियां
के कूट कहे गए हैं, और वो नीचे जमीन के नीचे, यहाँ से नीचे रत्न प्रभा में अधोलोक में बसती है, नीचे बसती है, यहाँ नीचे अधोलोक में बस रही है, और यहाँ से वो अपने कूट में आती है जाती है, आती है जाती है। और जब परमात्मा का ये मेरू पर्वत के ऊपर जब जन्माभिषेक होता है, तब वो अधोलोक में बसने वाली ये 8 दिक् कुमारियां मेरू पर्वत पे जाके भगवान का जन्माभिषेक में यथा योग्य कार्य, उनको जो कार्य सौंपा गया है वो कार्य वो करती है। देखो अब यहाँ आपको समझना क्या है पता है, एक बात मैं बताऊं, अब बड़ी बात यहाँ पे आ रही है, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात यहाँ पे आ रही है। ये दिक् कुमारियां और जिनको यहाँ ऊर्ध्वलोक में जाके, ऊर्ध्व में मेरू पर्वत पे जाके भगवान के सूती का कर्म, तब ये हो गया कि भगवान का जब जन्म हो तब सूती का, जो डिलीवरी का बच्चे का जन्म होता है ना, तब सूती का कर्म होता है। तो माता को वो 56 दिक् कुमारियां आके सूती का कर्म जम्बू द्वीप में जाके करेगी। समझ में आ रहा है? माता का सूती का कर्म करने के लिए ये 56 दिक् कुमारियां कहाँ जाएगी? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में जो माता का जो भवन है, जहाँ जहाँ जो भगवान का जन्म हुआ, वो नगर में वो जाएगी। और माता का, अब इंद्र तो आके बाद में ले जाएंगे भगवान को, पहले माता की नाड़ को तो छेदना पड़ेगा कि नहीं? गर्भनाल का छेदन कौन करेगा? वो तो कोई देव जाएंगे नहीं, माता के कमरे में कोई देव नहीं जाएंगे, ये सारी 56 दिक् कुमारियां जाएगी। और 56 दिक् कुमारी कोई रुचक द्वीप से आती है, कोई अधोलोक से आती है। हम ये सारा स्नात्र में बोलते हैं, रुचक नी अड़ दर्पण धरती। रुचक द्वीप से आएगी, वो 8 दर्पण लेकर धरे खड़ी हो जाएगी। और ऐसे ही अधोलोक की जो आएगी, वो उनको जो काम है स्नात्र में आता है अधोलोक की वसनारी, तो वो आके माता का सूती का कर्म करेगी। 56 दिक् कुमारी, जैसे ही किसी परमात्मा का जन्म होगा, ये 56 दिक् कुमारी वहां पहुंच जाएगी और माता का सूतिका का कर्म करेगी, भगवान के जन्म का कर्म करेगी। आपको यहाँ ये बात पे ध्यान देना है कि ऐसे अधोलोक की जो भी दिक् कुमारी हो ना, 56 दिक् कुमारी, ये सारी सम्यक दृष्टि वाली होगी, नहीं तो उनको भगवान का काम करने में कोई रस नहीं रहेगा। समझ सकते हो आप? परमात्मा के जन्म महोत्सव में जाना, परमात्मा के माता का, उनके जन्म का सूती का कर्म करना, ये सारा कर्म करना, कोई जो मिथ्यात्वी है उसको मन भी करेगा? बोलो, उसको मन भी नहीं करेगा। तो यहाँ आकर जो देव रह रहे हैं ना, वो देव भी भगवान को मान रहे हैं, भगवान के कार्य में जा रहे हैं। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इतने वैभव वाले देव भी वहां जाके नौकर बन जाते हैं। इतने वैभव में रहने वाले, इतने 500 योजन के बड़े बड़े सोने के पर्वत में रहने वाले देव, ये उनकी मालिकी का पर्वत है, हमारा तो घर कुछ नहीं है उनके सामने। वो भी जब भगवान के नौकर बन जाए और उनका सूतिका का कार्य या नहलाने का कार्य, ये सारा कार्य करे, तो फिर हम लोग तो कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं क्या भगवान का? ठीक है, तो ऐसे ऐसे भाव हमारे अंदर आते रहेंगे। जब ये देवों का स्थान देखेंगे, उनकी स्थिति देखेंगे, उनके कर्म देखेंगे, तब हमारे लिए ये बात मजबूरी हो जाएगी समझने के लिए कि हमें तो साक्षात, उनको तो साक्षात परमात्मा मिल गए। आप ये तो सोचो, देव योनि में भी जाके साक्षात भगवान के कार्य करना मिल गया। मिला कि नहीं मिला? आपको नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। अगर जम्बू द्वीप के कई शहर में भगवान जन्मे, वाराणसी में अगर पार्श्वनाथ जन्मे हैं, तो पार्श्वनाथ जी के वहां अगर वाराणसी नगरी में भी हम रहेंगे ना, तो भगवान को छूने का मौका हमको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ये देव देवियों को ही मिलेगा। बराबर? ठीक है, चलो अभी ये खत्म हुआ है शायद। अगर कुछ पेज पे बाकी है तो मैं देख लेती हूँ, नहीं तो फिर अपना ये टॉपिक खत्म कर दी। आओ,
बस अभी यही लिखा है जो मैंने बोला, वो गंधमादन आदि पर्वत के शिखर पर भोगंकर आदि जो 8 दिक्कुमारियों का निवास कहा है, उस संबंध में थोड़ा समझना ये है कि ये वहाँ क्रीड़ा करने जाती रहती है, उनका अपना एरिया है, वहाँ वो घूमने या क्रीड़ा करने के लिए जाती है। ये वास्तविक में अधो भवन में प्रत्येक गजदन के नीचे उनके 2 भवन है, वहां से वो नीचे सीधे ही रत्नप्रभा में, रत्नप्रभा नारकी के अंदर सारे वेंतर वाण वेंतर भवनपति के वास है, वहीं पे इनके भवन मिलेंगे। शेष देवगण यहाँ वहाँ वास्तविक रहते हैं, तथा गजदन के अधो भवन में प्रत्येक गजदन के नीचे उनके 2 भवन है। वे तीर्छा लोक को छोड़कर असुर आदि के भवन आते, वहां रहती और शास्त्रों में अधोलोक में रहने वाली कही गई, इसी कारण से उनको कहा है। और परमात्मा जिनेश्वर परमात्मा के जन्म के समय में भूमि शुद्धि करने संबंधी तथा सूतिका गृह संबंधी कार्य वो करती है। ठीक है, जब भगवान का जन्म हो तब भूमि शुद्धि करेंगे और सूतिका का कार्य वो करेंगे। ठीक है, अभी ये पेज खत्म हो गया 54। अब आगे के पेज हम अगले क्लास में करेंगे, बराबर? तो परसों मिले? ठीक है, ठीक है, अभी परसों मिले। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा, जीनल आ जाएगा वापस। हमको तो यहाँ कहाँ 1 महीने 2 महीने में कोर्स खत्म करना है, हम तो यहाँ 2.5 साल और रहने वाले तब तक तो आपका सब कवर अप हो जाएगा, है ना? जैसे बीच में अब आप ऐसा करोगे, बुक जब ले लोगे ना उसके बाद ही सुनना, तो सामने बुक में तुरंत जवाब मिल जाएगा आपको। क्योंकि हम लोग ऐसे 1 बाय 1 पेज ही गए हैं, हर एक पेज से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। पेज में जो लिखा हुआ है वही टॉपिक और उसी पिक्चर उसी के हिसाब से ही आगे गए, ताकि इसीलिए आपको समझना भी इजी हो जाएगा। अब आप लेक्चर सुनोगे तो समझना इजी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लेना, आप आराम से पढ़ पाओगे। ओके ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आप सबको जय जिनेन्द्र। अभी हम परसों के क्लास में मिलेंगे। जय जिनेन्द्र। अभी आपने बरमुडा ट्रायंगल और जो डेविल सी के एक ही अक्षांश के ऊपर दोनों का रहना, दोनों की स्थिति आपने सुना। अब यहाँ हमारे शास्त्र के हिसाब से या जो हमारा सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और वो सब आगमों के हिसाब से अगर आप इसको समझना चाहे तो जो कृतमाल गुफा, तमिस्रा गुफा जो बराबर वैताढ़े पर्वत के मध्य में एक सिंधु नदी के ऊपर और एक गंगा नदी के ऊपर वैताढ़े पर्वत के अंदर बिल्कुल एक टनल बन के स्थित है, इसी जगह पे आपको ये बरमुडा ट्रायंगल सिंधु नदी के कोने पर मिलेगा और गंगा नदी के पूर्व कोने के ऊपर आपको ड्रैगन ट्रायंगल मिलेगा। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में ये दोनों स्थित है और यही कारण है कि जो स्थिति जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की ये हमेशा है, शाश्वत और शाश्वत है। तो जो चीज आज है, जो पहले आरे में थी, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे आरे में भी वही रहेगी। और अवसर्पिणी काल खत्म होने के बाद जब उत्सर्पिणी शुरू होगा तब भी ये भौगोलिक स्थिति तो बदलने वाली नहीं है। आज चाहे चक्रवर्ती ना हो, वो जीतने के लिए ना निकल पाए या वहां से ना गुजरे, लेकिन जो उमग्ना निमग्ना नदी, जो दोनों निमग्ना नदी सिंधु नदी के तट की वाली निमग्ना नदी है, वो तो बरमुडा ट्रायंगल के रूप में बाहर आएगी और बराबर उसी जंक्शन पे आएगी जहां सिंधु नदी ऊपर के खंड नंबर 2, नीचे के खंड नंबर 2, ऊपर के खंड नंबर 3 और 4 के बराबर जंक्शन के ऊपर खड़ी है। और यहीं पे ये बरमुडा ट्रायंगल, आप इस तरफ आओ ड्रैगन ट्रायंगल की तरफ, तो जो भारत देश का जो गंगा सिंधु का जो पूर्वी किनारा है, वहां से लेके जापान के डेविल सी और ये दोनों जंक्शन यही आएगा जहां पे कृतमाल तमिस्रा गुफा है। और यहां से ही आपको निमग्ना, दूसरी निमग्ना नदी दूसरी गुफा के नीचे जरूर मिलेगी।
ये दोनों सी का यहीं पे इसी जगह पे और एक ही अक्षरांश पे रहना, यही सबसे बड़ी बात है कि ये उमगना निमग्ना बराबर वैतरणी पर्वत के नीचे स्थित, हमारी ये जो दोनों गुफा है बराबर उसी के नीचे स्थित। और भी कुछ चीजें जानेंगे। बराबर यहाँ से भरत क्षेत्र नीचे 6.25 योजन वैतरणी पर्वत गड़ा हुआ है। तो बराबर 6.25 योजन नीचे छोड़ने के बाद तो रत्नप्रभा नारकी का अवकाश अंतर शुरू हो जाता है। आपको यहाँ ये वीडियो में ये चीज आज का साइंस कह रहा है कि यहाँ ऐसी मीथेन गैस, यहाँ ऐसी वायु की प्रकृति मौजूद है जो सारे चीजों को नीचे खींच लेती है। निमग्ना नदी का पानी और उसका जो बवंडर है वो तो निमग्ना नदी है ही, और वो अगर नीचे खींच लेगी और अवकाश अंतर में सारी चीजों को छोड़ देगी तो जाहिर है जो ब्लैक होल है वही तो अवकाश अंतर है, जो ब्लैक होल है वही अवकाश अंतर है, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर प्रकाश नहीं जाता है और ब्लैक होल के अंदर क्या चीज कितनी चीज उतर जाएगी वो चीज कभी भी वापस नहीं आएगी। तो ये हमारे शास्त्र को बहुत अच्छे से साबित कर रहा है कि ब्लैक होल के अंदर सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं जाता है। बराबर अधोलोक में जहां से रत्नप्रभा पृथ्वी का अवकाश अंतर घनोदधि घनवात तनवात शुरू हो जाएगा, वहां से लेकर नीचे पूरे के पूरे अधोलोक में कहीं पे भी सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं जाता। तो ये जो जमीन के नीचे जो यहाँ ब्लैक होल दिखाई दिए, दोनों ब्लैक होल, ड्रैगन ट्रायंगल के नीचे का ब्लैक होल और ये बरमुडा ट्रायंगल के नीचे का ब्लैक होल, ये दोनों ब्लैक होल के नीचे आपको कोई भी सूर्य चंद्र का प्रकाश जाता हुआ नहीं मिलेगा। और जो भी मनुष्य या जो भी नीचे की तरफ जाएगा वो कहाँ खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल पे सारी चीजें नीचे निकल गई, हजार जहाज उतर चुके। वो जब तक रडार नहीं ढूंढा गया था, सिर्फ दिशा सूचक यंत्र चल रहा था, तब तक वो एरिया में कोई भी समुद्र जहाज या विमान पहुंच सकता था। लेकिन अब रडार और सारी सिस्टम ढूंढने के बाद उनको मालूम पड़ जाता है कि हमको ये एरिया छोड़ देना है। तो आज के समय में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन वो जो एरिया जो नीचे खींचने वाला निमग्ना एरिया का जो है, निमग्ना नदी का एरिया जो है, वहां तक आजकल कोई जहाज नहीं पहुंच पाता या पहुंचता ही नहीं, वो पहले से ही डाइवर्ट हो जाते। आपको ये भी पता होगा प्लेन भी कुछ रूट छोड़ के चाहे ज्यादा घूमना हो लेकिन वो दूसरे रास्ते से निकल जाते। तो यही कारण है रडार और जो साइंस ने जो शोध की है, जो भी उन्होंने आकाश में जो उपग्रह छोड़े हैं उनसे उनको मालूम पड़ जाता है, डेंसिटी मालूम पड़ जाती है कि ये जगह पे ये ऐसा होने का चांस है कि सारी चीज नीचे खींच जाती, तो वो जगह से पहले ही वो अपने विमान या जहाज को मोड़ देते। यही कारण है कि अब यहाँ पे एक्सीडेंट या अकस्मात नहीं होते। लेकिन जब ये रडार और उसकी सिस्टम पहले इतनी डेवलप नहीं थी तब ये बहुत एक्सीडेंट हो चुके। ये सारे दोनों ट्रायंगल कोई भी भूत प्रेत की कहानी वाले नहीं, यहाँ पे रियलिस्टिक है, साइंस है कि जो नीचे में जो ब्लैक होल है, जो प्रकाश क्षेत्र है, वो क्षेत्र नीचे का क्षेत्र बिन प्रकाश है, यहाँ कोई प्रकाश नहीं जाता। और 6.25 योजन नीचे भरत क्षेत्र के नीचे तो रत्नप्रभा नारकी और उसका अवकाश अंतर शुरू हो ही जाता। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि ये सारे विमान और सब नीचे चले गए तो कहाँ गए, हम तो ये जानते ही है कि ये कहाँ गए। ठीक है, तो ये चीज ने ही हमारे शास्त्रों को, हमारे आगम को ज्यादा सही ढंग से साबित कर दिया। ये साइंस है और ये सारा साइंटिफिक है। परमात्मा ने हमें जो कुछ भी बताया ना, सब साइंटिफिक बताया। तो ये साइंस और साइंस से कही हुई बातें और जुड़ी हुई बातें जो हमारे भरत क्षेत्र को, जो वैतरणी पर्वत के नीचे रही दोनों गुफाओं की अंदर रही निमग्ना उमग्ना नदी को बहुत अच्छे से साबित कर रहा है। आज आपने ये जाना। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप अगले क्लास में जरूर पूछिएगा, बहुत अच्छे से आपको ये सारी जानकारी मिल सकती। थैंक यू वेरी मच। ये जो भी आपके सामने पिक्चर आया है वो है रत्नप्रभा नारकी का, और ये रत्नप्रभा नारकी और उसके ऊपर असंख्यात योजन का अवकाश अंतर कहा गया है। अवकाश अंतर का मतलब है अवकाश जो बिल्कुल खाली है,
जो ब्लैक है, जो ब्लैक होल है, एक बहुत बड़ा होल, ऊपर से वो बिल्कुल छोटा दिख रहा है, अंदर से इतना बड़ा दिख रहा है कि अंदर कोई भी चीज चली जाएगी तो कितने आप अंदर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन प्रकाश इसके अंदर नहीं जा सकता। यही चीज हमें बराबर भरत क्षेत्र के 6.25 योजन के पैताड़े पर्वत के नीचे के भाग में दिखाई देगा। दोनों निमग्ना नदियों से, दोनों बरमुडा ट्रायंगल से, एक बरमुडा ट्रायंगल और एक ड्रैगन ट्रायंगल, दोनों के नीचे 6.25 योजन जाने के बाद ऐसा ही ब्लैक होल है जो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है। और बराबर उससे असंख्यात योजन के बाद, क्योंकि असंख्यात योजन तक अवकाश अंतर है, ब्लैक होल है, उसके बाद रत्नप्रभा नारकी है, उसको हम दूसरे ढंग से समझेंगे। अरुणोदय पर्वत, अरुणोदय सागर के अंदर एक आपको यहाँ पिक्चर में एक और पर्वत, उत्पात पर्वत बताया गया है। यहाँ से बहुत सारे योजन द्वीप समुद्र आगे बढ़ने के बाद जब अरुणवर्ष समुद्र आता है तो अरुणवर्ष समुद्र के अंदर से आप जब 42 लाख योजन, ध्यान दीजिएगा, 42 लाख योजन जब तक आप अंदर नहीं जाओगे तब तक ये पर्वत नहीं आता है। और जब ये वहां पे ये जो पर्वत है जो यहाँ बताया गया है, उत्पात पर्वत, ये जो पर्वत है वहाँ भवनपति देवों का यहाँ सीधा उत्पात होता है और यहीं पे ही उनका जन्म होता है। और ये पर्वत के नीचे, ये जो पर्वत है वो जमीन के अंदर, आप समुद्र के अंदर 42 लाख योजन जाओगे उसके बाद ये पर्वत आएगा। और 42 लाख अंदर जाने के बाद कम से कम 10 भाग का ये पर्वत ऊंडा आता है। हर एक समुद्र में जितने पर्वत है वो पर्वत के बराबर 10वें भाग जितना समुद्र के अंदर जितना पर्वत है, वो जितना समुद्र में आप जाओगे उससे 10वें भाग तक का पर्वत पानी के अंदर होता है। ये 42,000 अंदर, आप 42 लाख अंदर गए हो तो ये हिसाब से उसका 10वां भाग मतलब 4,20,000 जितना ये पर्वत जमीन में 4,20,000 योजन गड़ा हुआ होगा। और ये पर्वत पानी के अंदर, जमीन में नहीं, पानी के अंदर गड़ा हुआ होगा। और पानी के अंदर उसके बाद आपको और नीचे जाना है, वहां से 40,000 योजन आप जब नीचे जाओगे, अधो में जाओगे, तब रत्नप्रभा नारकी शुरू होगी। तो अब यहाँ ये गणित से समझ में आता है कि बराबर जम्बू के मेरू पर्वत के नीचे तो सिर्फ 1,000 योजन, और वहां से लेके जब आप अरुणवर द्वीप में जाओ और वहां से 42 लाख योजन अंदर जाओ, फिर वो पर्वत की जो हाइट, ऊंचाई जो पानी के अंदर डूबा हुआ है उतना पार करो, उसके बाद नीचे 40,000 योजन और पार करो, तब रत्नप्रभा नारकी आएगी। तो ये 42 लाख और बाकी का 40,000, ये सारा योजन जो 42 लाख का जो एरिया है यहाँ अरुणवर द्वीप के अंदर जाने के बाद उत्पात पर्वत जितना भी पानी में डूबा हुआ है, ये सारा एरिया अवकाश अंतर यानी कि ब्लैक होल में आएगा, जिसे आज का साइंस साबित कर रहा है। और ये ब्लैक होल ऐसा है कि जिसके अंदर ना प्रकाश जाता है, ना कोई इंसान जाता है, कुछ नहीं जाता। शास्त्र ने इसे घनोदधि शब्द कहा है। घनोदधि मतलब बिल्कुल घन प्रकार का पानी जो बिल्कुल बर्फ हो चुका हो। दूसरा, उसको घनवात का आवरण बताया है। घनवात मतलब ऐसा वायु जो बिल्कुल घन है, जिसके अंदर कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। और अवकाश अंतर जो बिल्कुल खाली, जो बिल्कुल वैक्यूम है, जहां अगर कोई चीज अंदर उतर गई तो वो वापस बाहर नहीं निकल सकती। तो यही है अवकाश अंतर जो बराबर मेरू पर्वत के 1,000 योजन नीचे के बाद शुरू हो जाएगा। और ये अरुणवर के 42 लाख अंदर जाना, उसके नीचे 40 पर्वत की पानी के अंदर जितना डूबा है उतना नीचे उतरना, और उसके बाद नीचे और 40,000 योजन आप जाओ तभी रत्नप्रभा नारकी आएगी। तो ये सारा गणित बता रहा है कि बराबर मेरू के नीचे, जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के बराबर नीचे 1,000 योजन जब आप मेरू की जो ऊंडाई है उसको अगर आप खत्म कर लो, उसके बाद रत्नप्रभा नारकी का अवकाश अंतर शुरू हो जाएगा। वो असंख्य योजन तक है। असंख्य योजन मतलब जो अभी हमने गिनती की वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। वो योजन जाने के बाद घनोदधि आएगा, घनवात आएगा, तन्वात आएगा। उसके बाद रत्नप्रभा पृथ्वी की प्रथम जो 1,000 योजन के जो 16 कांड बताए गए हैं शास्त्र में, वो शुरू हो जाएंगे। तो ये है हमारा पूरा गणित।
जो शास्त्र ने बताया है। और ये आज के बरमूडा दोनों ट्रायंगल, उसके नीचे से वैक्यूम का होना, ब्लैक होल का होना, सारी चीज नीचे उतर जाना और वही रत्नप्रभा नारकी की अवकाश अंतर में समा जाना, ये सारी चीज शास्त्र के हिसाब से साबित हो रही है। परमात्मा का बहुत बहुत हम पे ये असीम उपकार है जिन्होंने अपने केवल ज्ञान से हमें ये चीजें बताई है।